फेसिस है उस पर हम बात करेंगे कि उसके बारे में लोग अवेयर नहीं हैं, तो ग्राफोलॉजिकली हम इसको कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो Sir, आई थिंक I have एवरीवन one इज question, चंचल सर। यस सर वैसे तो सिग्नेचर बहुत बड़ा पार्ट है और उसको डिस्कस करना एक शॉर्ट पीरियड में बहुत छोटा है, लेकिन एक आइडल सिग्नेचर क्या होना चाहिए? जस्ट लाइक ए फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए, डॉट होना चाहिए, व्हाट इज एक समथिंग स्पेसिफिक कर सकते हैं ऐसा कुछ? मैं बताता हूँ, इसमें बताऊंगा भी कि क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। यस, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I have one question. I'm Ashi this side. यस आशीष। सर हम कभी जैसे स्मॉल के लिखते हैं तो स्मॉल के स्टेम तो हमारा पूरा जा रहा है, दोनों जोन में जा रहा है, मिडिल और अपर जोन में जा रहा है, पर अगर उसका जो के का पार्ट है, मतलब जो हम बाकी जो पार्ट होता है वो अगर स्टेम से ना, मतलब जल्दी जल्दी लिखने में वो अटैच नहीं होता, तो डज इट सिग्निफाई समथिंग? No, each and everything is signifying something. Okay, but अब वो देखना पड़ेगा किस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो। ओके, तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ के। हाँ सर, राइट सर, राइट। हाँ, तो जो आपने के ऊपर में बेस, हाँ ऊपर वाला के जो है, ये जहाँ पे ज्वाइंट है, ये भी कहीं ना कहीं से मोटर मूवमेंट्स को डिफाइन करता है। बट इसको मैं जनरली जब आपको बता दूं, ये जो वर्टिकल स्ट्रोक है ये आपको ये आपका प्रेजेंट डिफाइन करता है। ओके, एंड दिस एंगल, दिस शेप शोज योर कमिटमेंट, बेसिकली कमिटमेंट, योर कमिटमेंट एंड किसी भी चीज को काम करने की जो एक्शन कर रहे हो या जो कमिटेड है, ये कमिटमेंट है। जहां पे जंक्शन होता है ना, ये कमिटमेंट है। तो इफ इट इज नॉट टचिंग, दैट मीन्स समहाउ यू आर इम्पेशेंट। ओके, इसके बहुत सारे मीनिंग है, इसके मीनिंग बहुत सारे हैं। इम्पेशेंस हो सकता है, मोटर मूवमेंट्स का इशू हो सकता है, कहीं ना कहीं से आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हो, बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग है। बट एक चीज है इसमें, देयर आर टू ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसको जब ऑब्जेक्ट के जैसे आप समझोगे तो दिस इज योर रियलिटी। वन स्टेम, व्हेनेवर यू मेक अ स्टेम, ये पास्ट हो जाता है, ये फ्यूचर हो जाता है। ओके, तो दिस इज ऑप्शनल स्ट्रोक एंड दिस इज लेस कमिटेड। यहाँ पे कहीं ना कहीं से आप रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो व्हाई यू आर ऑलवेज इन हरी, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रेशर, there is lots of pressure from future. That means you are not feel yourself as a secured person. इसमें सिक्योरिटी लैकिंग हो जाती है। ये आपको ना, ये आप इसको लेफ्ट मार्जिन कंसिडर कर सकते हो। इमेजरी यू कैन कंसिडर इट एज अ लेफ्ट मार्जिन। ओके सर। तो इसमें आपका पेशेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब पेशेंस कम होगा तो फिर उसके जो फॉलोआउट्स होंगे वो सारा फॉलोआउट्स आपको फेस करना पड़ेगा। यू आर नॉट रेडी टू, यू आर लेस कमिटेड, है ना, यू आर ऑलवेज इन हरी। तो इसके फिर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जी सर, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? क्वेश्चन करिए, फिर बताओ कि साइन का। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, लास्ट टाइम हमने एक टी को डिस्कस किया था, जब भी हम एंगल फॉर्म करते हैं टी के, जहाँ पे कर्व होना चाहिए बेस पे, वहां पे अगर एंगल होता है, टी के बेस पे कर्व होता है। हाँ, एक सेकंड में, अगर फॉर्मेशन, हाँ, तो बेस पे कर्व मतलब होता काइंड है। ऑफ ये काइंड ऑफ नहीं, टी के नॉर्मल टी जहाँ पे कर्व होता है वहां पे एंगल हो गया है। अगर सारा टी नॉर्मल ही है, ये वाला बात कर रहे हो? हाँ। ओके फाइन। अगर जब ये एंगल आता है तो इनको स्पाइन में प्रॉब्लम होगा क्या? नॉट नेसेसरी, स्पाइन से क्या लेना देना है? स्पाइन से लेना देना क्या है? मतलब मेरे को कुछ लॉजिक बताइए, देन आई कैन थिंक। मतलब ये जो टी स्टेम है, इट इज योर ईगो, योर स्पाइन। तो अगर इसमें यहाँ पे नीचे एंगल है तो टेंशन है, तो वहां पे उन लोगों को बैक एक ऐसे सब हो सकता है क्या? Could it be lower back pain, sir? Anupama, could it be lower back pain? Correct. इसमें भी हो सकता है। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड काउंट कर रहे हो तो इसमें भी हो सकता है।
इसमें ही क्यों होगा? व्हाई इन दिस? क्योंकि वहां पर एंगल है ना सर, एंगल की वजह से वहां पे स्ट्रेस और टेंशन होकर बैक एक हो सकता है क्या, ये मेरा सवाल। ओके, जनरली ईगो जब आप काउंट करते हो तो ईगो, ये जो ई को क्रॉस बार होता है ना, ई का टी इज बेसिकली असेंडर डिसेंडर्स होते हैं राइटिंग में। असेंडर्स मतलब उसका एक्सटेंशन, अपर एक्सटेंशन है, लोअर डिसेंशन, है ना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो होता है टी में, बेसिकली जब आप जो क्रॉस करते हो, ये बड़ा टॉपिक है, इसको एक बार हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसको अगर काउंट करते हो अगर कि लोअर बैक की वजह से, तो जरूरी नहीं है कि लोअर बैक को, ये जो आपका ईगो जो होता है वो आपका नेक्स्ट लेटर के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। इसमें आपको कहीं ना कहीं से बॉडी वेट आपके एंकल्स पे हो सकता है। इट मे बी कंसिडर एज आपके एंकल्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, आपके बोन्स का इश्यूज हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी कि आपको बैकएक हो सकता है। बैकएक जरूरी नहीं है, बिकॉज ये आपको अगर स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे ना, तो ये आपका बॉडी वेट काउंट होता है यहाँ पे, जहाँ सरफेस पे होता है, ये जो आप सरफेस काउंट करते हो, राइट। तो इसमें एंकल्स में प्रॉब्लम होने की कोशिश हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं, आपके एंकल्स को डिफाइन करता है, बट लोअर बैक का ऐसा कोई अभी रिसर्च नहीं है इसमें। लोअर बैक के इश्यूज कई तरीके से होते हैं। किसी को मालूम है लोअर बैक के इश्यूज के रीजन? पीपीआई कब होने पे लोअर बैक इशू हो सकता है? पीपीआई का जो स्टेम है, जब ये वो कर्व हो जाता है, तो दोस पीपल कैन हैव बैकएक इश्यूज? नो, ये आपने कहाँ से पढ़ा है ये इन्फॉर्मेशन? ये कोई भी वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं। लोअर बैक का प्रॉब्लम होता क्यों है सर? लोअर बैक, रीना जैन है। हाँ सर, लोअर बैक का प्रॉब्लम सिग्नेचर में अंडरस्कोर से भी देखा जा सकता है। नहीं, कोई एविडेंस है आपके पास में? मतलब मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूँ। डू यू हैव एनी एविडेंस लोअर बैक का? लोअर बैक का सर, लोअर बैक इश्यूज जो है सिग्नेचर के अंडरस्कोर अगर वो 45 डिग्री की साइड पर जा रहा हो तो जनरली देखने में आया है, मतलब आई हैव सीन 1 or 2 पीपल लाइक दैट। 2 पीपल नहीं, 2000 लोग में भी आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। 2 लोगों में देखा है इसका मतलब नहीं हो सकता है। 2 लोग हो सकता है सुसाइड कर गए, वैसे तो इसका मतलब सुसाइडल टेंडेंसी थोड़ी काउंट कर सकते हैं। ओके। वो नहीं काउंट होता है आपका। आप लोअर बैक, मतलब लॉजिक क्या है इसमें? मतलब आई एम मोर कंसर्न ऑन लॉजिक एंड सर ये पीछे एनी काइंड ऑफ एविडेंस। मतलब एफ स्लैंट जैसा हो जाता है ना, तो ये आदमी बहुत रिजिड होता है, तो उनको बैकएक हो सकता है। वो साइन जो आपका असेंडिंग है उसकी पब्लिक इमेज है, वो इंसान थोड़ी ऊपर जा रहा है। नहीं, जब आप साइन, मतलब पीछे भी जा रहा है जब आप नहीं, जब आप साइन ये कर रहे हो ना, मतलब उसका थॉट ऐसा हो रहा है, मतलब ही इज थिंकिंग ऑन दैट लेवल। इट डजंट मीन कि ही इज फ्लाइंग। कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर हो गया उसका ना एक टाइप से, अगर ज्यादा ये जा रहा है तो। नहीं, तो कॉन्फिडेंस ओवर होगा तो उसको पेन क्यों होगा? माय क्वेश्चन इज, इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरा कॉन्फिडेंस अगर शूट अप होता है तो मुझे लोअर बैक में प्रॉब्लम क्यों होगी? प्रॉब्लम होने की कोई वैलिड रीजन होनी चाहिए ना। सर एफ स्लैंट में जाएगा ना फिर वो, तो जब भी वो बहुत ऊपर जाता है ऐसे, तो पीछे मतलब आदमी नहीं, तो एफ स्लैंट आपको साइन में नहीं दिखेगा, फिर आपको राइटिंग में देखना पड़ेगा ना। राइटिंग का कॉम्बिनेशन में इफ द राइटिंग इज गोइंग दिस वे एंड इफ द स्लैंट इज समथिंग एल्स, देन हाउ कैन यू कंक्लूड? बिकॉज सिग्नेचर जो है उसकी पब्लिक इमेज है, वो पब्लिक इमेज उसकी डिजाइन पोर्ट्रेइंग इमेज है, राइट। तो वो चीज आप उसको राइटिंग देखे बिना आप कुछ भी जजमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज उसका जो मेन इफेक्ट होगा वो राइटिंग में आएगा। उसके सिग्नेचर है, उसकी पब्लिक इमेज है। ओके, रीना जैन का कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट में आपके और भी डाउट्स को क्लियर। इफ समवन राइट्स स्मॉल k जस्ट लाइक कैपिटल K, what it shows. रीना, प्लीज आपका क्वेश्चन एक बार वापस से मुझे बताइए। रीना प्लीज आप क्वेश्चन आप। सर माय क्वेश्चन तो यहाँ मत लिख प्लीज। जो K का फॉर्मेशन नॉर्मली कैपिटल K का होता है, सेम फॉर्मेशन है, बट दैट इज कमिंग इन मिडिल जोन ओनली व्हाइल राइटिंग स्मॉल k। या फिर ऐसे होता है। देखो, फॉर्मेशन दोनों का सेम है, yes, सिमिलर फॉर्मेशन है।
ए का होता है, सॉरी, अगर आप ये जो मैंने लिखा वो आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं रीना? सही है रीना, सर। ओके ओके, आप ये बोल रहे हो मतलब ये के कैपिटल हो जाता है? नहीं सर, जो आपने फर्स्ट वाले में स्टेम ऊपर तक लिया है दैट इज नॉट गोइंग अप, दैट इज कमिंग इन मिडिल जोन ओनली। वो ऊपर वाला वहां पर नहीं आएगा, बस जो मिडिल जोन में के जितना दिखना है उतना ही आएगा स्मॉल के। मतलब ऊपर का नहीं है, ऊपर का पोर्शन नहीं है? यस सर, नहीं, बट ये कैपिटल के सो योर वीडियो, अगर आप स्मॉल ए करते हो कैपिटल का वैल्यू अलग होता है। 1 सेकंड, एम आई ऑडिबल? नाउ यू आर ऑडिबल सर। ओके, आपको जब कैपिटल्स करते हो ना, कैपिटल की टोटल वैल्यू अलग होती है राइटिंग में, राइट। पूरा उसका चैप्टर ही अलग है, राइट? तो ये कैपिटल है या स्मॉल है? आइदर कैपिटल और स्मॉल के? स्मॉल के सर, स्मॉल के। ओके, स्मॉल के में अगर एक्सटेंशन नहीं है, यस, एडमिन टीम अगर किसी को कुछ इश्यूज है शायद व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिए, तो आप उनको इन कर लीजिए, बिकॉज सम पीपल में बी स्टक समवेयर। आप थोड़ा सा हेल्प करिए। ओके, इसमें अगर ये नहीं करता है, दैट मींस इसकी मिडिल जोन राइटिंग है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मिडिल जोन राइटिंग। तो उसके सारे अपर जोन लेटर्स जो है स्क्वीज है मिडिल में। नहीं सर, बाकी सब वो एक्चुअली हैंडराइटिंग क्लासेस दी थी, तो उसके अंदर स्मॉल के का ये फॉर्मेशन सिखाया गया था उस बच्चे को। नहीं, स्मॉल के का फॉर्मेशन ये नहीं होता है, इसमें एक्सटेंशन होना चाहिए। ये मिडिल आपका एक्सटेंशन होना चाहिए, इट हैज टू बी इलोंगेटेड, क्योंकि अगर नहीं होगा, अगर इस तरीके से के छोटा रखेगा ना, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा और बच्चा कहीं ना कहीं इसे सेल्फ हर्टिंग वाली टेंडेंसी में आ जाएगा। अगर आपका के स्पेसिफिक के लेटर्स का अगर होता है, के है या एच का है, जो लॉन्ग जो लेटर है, ये वर्टिकल जो लाइन है, अगर ये छोटी होती है, ठीक है, तो सेल्फ हर्टिंग की टेंडेंसी हो जाएगी, ही सप्रेसिंग हिज, बिकॉज इसमें इमोशनली सप्रेशन आ जाएगा, स्पिरिचुअल सप्रेशन आ जाएगा, तो अपने आप को वो हर्ट करने की टेंडेंसी होगा। ओके, है ना, वो अपने आप को सप्रेस करेगा, इमोशनल सप्रेशन इसमें हो जाता है ना, दैट इज ओके। थैंक यू सर। ओके, हाँ, तो इसमें जो लोअर बैक के इश्यूज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो लोअर बैक इश्यूज है, वो बहुत सारे रीजंस होते हैं उसमें। राइटिंग में भी अगर सप्रेशन है तो उसकी वजह से लोअर बैक हो सकता है, बट देयर आर मल्टीपल रीजंस। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर राइटिंग आपकी असेंडिंग होगी तो लोअर बैक इश्यूज होगा, हो सकता है सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाए, बट यू हैव टू कंबाइन विद स्क्रिप्ट के साथ ही कंबाइन करना पड़ेगा। तो लेटर्स में हम कैसे देखेंगे बैक एक इश्यू? कौन सा लेटर्स हमको दिखाएगा कि इसको बैक एक इश्यूज के बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा कि शायद बैक एक हो सकता है, नहीं हो सकता है। ईगो एक रीजन हो सकता है, अगर आपका एक्सेप्टेंस कम की वजह से भी आपका लोअर बैक इश्यूज हो सकता है। लोअर बैक इश्यूज का मैं टेक्निकली अगर बताऊं आपको, साइंटिफिकली बताऊं, मेडिकली बताऊं, कि लोअर बैक इश्यूज हो सकते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, और उसमें अगर कभी आप इमोशनल सप्रेशन करते हो तो आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टिफ हो जाता है ना, व्हेन यू आर नॉट रेडी टू लिसन समथिंग, मतलब उसमें आपका बैक स्टैंड आ सकता है, आपके क्लोज ई आ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जब आप रिजिड हो जाते हो, तो आपका लोअर बैक इफेक्टेड होता है, जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, तो वहां पे लोअर बैक के इश्यूज आ सकते हैं, वो आपके फ्रेजाइल बोन्स के इश्यूज आ सकते हैं, मतलब हड्डियां कमजोर होने की जो इश्यूज होते हैं ना, तो वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है। आपके ब्रेन की इलास्टिसिटी होती है और आपके बॉडी की इलास्टिसिटी होती है, और ये इलास्टिसिटी अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो आपका वेल्थ बढ़ता है। मैं कभी थोड़ा सा मनी पार्ट पे डिस्कशन करने वाला हूँ। आपको अगर मनी एक्सपेंशन करना है, आपको पैसा बढ़ाना शुरू करना है, तो आप लोगों की बातें सुनना कोशिश करिए, सुनने की एबिलिटी। कोई कुछ भी बोल रहा है उसको सुन के और फिर उसको आप रिलीज कर दीजिए, तो रिलीज स्ट्रोक अगर बढ़ाएंगे तो पैसा बढ़ेगा आपका डेफिनेटली, बिकॉज देयर आर सर्टेन न्यूरोट्रांसमिटर्स इन योर ब्रेन कि उसको अगर आप रिचार्ज करते हैं तो पैसा बढ़ जाता है।
So I have one question. Interesting. Yes, yes. So Sir, excuse D me. को D का जो स्टेम होता है, अगर वो सीधा ना होके वो लेफ्ट की तरफ जाए, तो then they will be having a lower back pain and Y अगर printed है. बैक की तरफ ये Yes sir, yes sir. नहीं, ये इसमें इनका सेकंड वाला लोअर बैक नहीं, आपका स्पाइनल इश्यूज होता है, अब देयर इज लैक ऑफ सपोर्ट होता है। ये इसका मीनिंग, जो ट्रेड्स का मीनिंग है ना, सपोर्ट नहीं है, आपका फिजिकल सपोर्ट नहीं है, तो बॉडी में सपोर्ट नहीं होने की वजह से पॉसिबिलिटीज हो सकती है बैक एक की या लोअर बैक के इश्यूज हो सकते हैं। ओके सर। सर, इसमें सर ये भी प्रिंट होता है राइटिंग ना वाई में, प्रिंट राइटिंग वाई, हाँ, व्हाट print writing Y, will they have the lower back pain? नो एविडेंस एट ऑल, इसमें लोअर बैक का इशू नहीं आएगा। सर नो, ये सीधा ना होके थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा प्रिंट में, तो it will have a slant kind. दिस वे सो या बट इतना पूरा कर्व नहीं होगा, वो प्रिंट वाला Y जो होता है ना, स्ट्रेट स्टेम। इसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका स्क्रिप्ट कौन सा है, कर्सिव राइटिंग है या डिस्कनेक्टेड राइटिंग है। बिकॉज राइटिंग में क्या होता है ना, परसेप्शन आपका काउंट होता है। आपका राइटिंग, मैंने पहले भी बताया था कि आपकी 3-4 चीजों से मिलकर आपकी राइटिंग बनती है। तो आपका परसेप्शन जो होगा, परसेप्शन के हिसाब से वो राइटिंग में, अगर कर्सिव राइटिंग में है तो दिस इज नॉट वेरी हेल्दी वाई, बट अगर प्रिंट राइटिंग में है तो दिस इज गुड वाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट में, कोई भी क्लासेस में आपको कवर नहीं करते हैं कि उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, वो कितना वैलिड है, अगर वो राइटिंग का दूसरा स्ट्रक्चर अगर कर्सिव राइटिंग है, या है ना, हर चीज का कॉम्बिनेशन होता है। सर आप बता रहे हो कि अगर कर्सिव राइटिंग में इनकम्प्लीट वाई लूप रहेगा तो इट इज गुड? नो, इट इज बैड। नहीं, इट्स बैड, इट्स बैड। ओके, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि मैंने अगर जीन्स के ऊपर कुर्ता पहना है तो आप उसको क्या करोगे? हाउ यू कंसिडर मी इफ आई एम वेयरिंग अ कुर्ता, इंडियन कुर्ता, ट्रेडिशनल कुर्ता, जीन्स के ऊपर मैंने पहना है, तो एज पर फैशन स्टेटमेंट, व्हाई? सो इट विल बी सेमी फॉर्मल। Semi formal, from where you derived it is semi formal. Some person So you're says it is Indian creative. attire on the top and jeans, which is a. So can you take it as a fusion or fusion creativity? Why you say it is creativity? Why you say it is creativity? Personal preference, sir. Because it is different. sir. Comfortable लगता है इसलिए पहनता है। और नहीं, ये but it is good or कॉम्बिनेशन it is good or bad. Good or bad into whose eyes? If it that is the major concern. How can you identify? Yes. How can you identify कि आपने ऐसा पहना, ये मेरा स्टाइल है? Whatever you perceive, that is. हाँ, whatever you perceive. तो once you see the half portion, आपने नीचे का अगर लेग वेयर, बॉटम वेयर अगर आपने देखा, लेग वेयर ठीक है कि जीन्स है, तो आपको ऊपर का आपका ऊपर आप कैजुअल वेयर या ट्रेडिशनल वेयर कोई भी आप उसके हिसाब से परसीव करते हो, राइट? और अगर आपने ऊपर का पोर्शन देखा, अगर आपने देखा कि कुर्ता पहना, तो आपको नीचे भी उसको देखना पड़ेगा कि इंडियन होना चाहिए। बट देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट कि आपको कुर्ता देखा उसके बाद में पजामा होना चाहिए और उसकी जगह जीन्स है, तो यू फील इट इज क्रिएटिव, बिकॉज आपके कंडीशनिंग में आपने उसको इंडिया में क्रिएटिव फील्ड के साथ देखा है कि जितने आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने उस तरीके का अपना लिबास पहना है। दैट इज योर कंडीशनिंग। आप यूएस में जाओगे तो शायद उस तरीके की चीजों को अलग तरीके से कुछ समझा जाए। ओके, तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर कंडीशनिंग पर्पस, कि आपका कंडीशनिंग जैसा होगा उसके हिसाब से आप उसको आप प्रोसेस करते हो, बेसिकली वैसा आप रिस्पॉन्स करते हो। परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन बेस्ड। हाँ, तो जब राइटिंग में जब आप लिखते हो, तो राइटिंग में आपके मोटर मूवमेंट्स हैं, राइटिंग में आपका कॉग्निटिव वैल्यूज होंगी, राइटिंग में आपका मूवमेंट्स होगा, राइटिंग में आपका लैंग्वेज होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, इट डिपेंड्स कि आप कैपिटल लेटर्स की बात कर रहे हो, डिपेंड्स कि आप कर्सिव राइटिंग, नॉन कर्सिव की बात कर रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स। ठीक है, आपको अगर
मतलब वेदर भी आप कैसे डिफाइन करोगे? किसी ने उधर सूट पहन के रखा है और मुझे यहाँ पे शर्ट में भी गर्मी लग रही है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ओन एनवायरमेंट। आपके एनवायरमेंट के हिसाब से आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो सकता है किसी को ठंडी में भी गर्मी लग रही हो, ओके, और किसी को गर्मी में भी ठंडी लग रही हो, ये भी हो सकता है। मतलब आपकी बॉडी, आपका माइंड उस सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पाता है। तो एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर परसेप्शन, अवेलेबल रिसोर्सेज में आपका परसेप्शन या आपका प्रीवियस कंडीशनिंग जो हुआ उसके हिसाब से आप यू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, यू प्रोसेस दैट सर्कमस्टेंसेस। ओके, अभी ये बात हो गई हमारी थोड़ी सी ओवरऑल वैल्यूज के बारे में। अभी दूसरा एक क्वेश्चन जो था कि साइन कैसी होनी चाहिए, साइन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो दुनिया में कोई भी साइन स्टैंडर्ड साइन नहीं है। साइन इज योर पब्लिक इमेज। आप जैसे भी साइन लिखते हो, जैसी भी साइन लिख सकते हो, वो अच्छी या खराब हो सकती है, बट जो स्टैंडर्ड रूल होता है कि आपका नाम और सरनेम होता है। तो इसमें एक चीज हम डिफाइन करना चाहेंगे कि सिग्नेचर जो है वो आपका पब्लिक इमेज है जिसको आपने कॉन्शियसली आपने डिजाइन किया है। ओके, एक्चुअली आज साइन का क्लास नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें जो आपका नाम होता है, जनरली देयर आर टू वैल्यूज, आपका नाम और आपका सरनेम। सरनेम जो है वो आपका फैमिली नेम है, आपका सिक्योरिटी है, आपका ग्रोथ है, आपका प्रोफेशन है, एंड दिस शोज योर ओन आइडेंटिटी। तो जनरली आपके नाम में अगर आपका नाम और सरनेम है, दैट मीन्स यू आर केयरिंग फॉर योर सोसाइटी, यू आर केयरिंग फॉर योर फैमिली, यू आर केयरिंग फॉर योर प्रोफेशन, बिजनेस, सारी चीजों के साथ में, ठीक है। तो ये जनरली नाम और सरनेम दोनों है अगर तो ठीक है। बट दूसरा, सरनेम से अगर आप बात करते हो तो सरनेम आपका ग्रोथ डिफाइन करता है, आपका सिक्योरिटी। मतलब ये जो पोर्शन है, दिस सेकेंड पोर्शन, दिस इज इक्विवेलेंट टू योर लेफ्ट मार्जिन। ये आपका सिक्योरिटी वैल्यूज जो है वो आपका वैल्यूज डिफाइन करता है। यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आपका नाम सपोज राहुल जैन है, तो आप ये जैन फैमिली को आप इसको हैंडल करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी ट्रेड्स होंगे उसका डिफाइन होगा। तो एज फार एज सिग्नेचर इज कंसर्न, सिग्नेचर का कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि सिग्नेचर आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर कुछ भी हो सकता है। उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट आप मेजर एनालिसिस जो आप करते हो वो आप अपने राइटिंग से एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपका राइटिंग एनालिसिस स्ट्रांग होगा तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिग्नेचर्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और लाइफ में जो भी ग्रोथ होती है वो आपके ग्रोथ सिग्नेचर से वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू कोई कितना कर रहा है वो वैल्यू पता लगती है। बट आपका मेजर जो है, मेजर पोटेंशियल जो है वो आपका राइटिंग है। जनरली ये मिसकंसेप्शन है कि आपका सिग्नेचर चेंज होने से सारी चीजें चेंज हो जाती है। डेफिनेटली आपका एक्सटर्नल परसेप्शन चेंज होता है, बट राइटिंग चेंज करना बहुत जरूरी है। आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो फंडामेंटल्स है वो आपकी राइटिंग में डिफाइन करता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि आपका सिग्नेचर में नाम और सरनेम अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई थंब रूल नहीं है। बिकॉज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके का साइन का कॉन्सेप्ट है ना। सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट अलग है, डिजाइनर सिग्नेचर्स होते हैं। यस चांदनी प्लीज। सर मेरे सिग्नेचर सिर्फ मैं चांदनी ही लिखती हूँ। इट्स बीन सो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। दोज हु राइट ओनली सिंगल नेम, अगर खुद का नाम लिखते हैं तो दैट पर्सन आर वेरी क्रिएटिव एंड इंडिपेंडेंट। बट उसमें फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला होता। दे वांट टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली। तो उसमें कोई हार्म तो नहीं है? नहीं, हार्म नहीं है। ये कमिटमेंट अभी बिना साइन देखे और बिना राइटिंग देखे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन। ओके, आई थिंक मनीषा हैज सम क्वेरी। चंचल जी आपको समझ में आया कि इसमें सिग्नेचर का कोई थंब रूल नहीं है, बहुत तरीके के सिग्नेचर्स होते हैं। वो पीछे बहुत चैंटिंग कोई कर रहा है क्या? पीछे बहुत नॉइज हो रहा है कहीं के किसी के वीडियो में। हेलो, ये सभी क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ही मैंने आपसे एक बार पहले भी रिक्वेस्ट की थी सर, और आज फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप ये सिग्नेचर का वर्कशॉप लीजिए। हम सबको बहुत बेनिफिट होगा। सिग्नेचर वर्कशॉप हम प्लान कर रहे हैं। सिग्नेचर्स के लिए वर्कशॉप हम लोग मोस्टली फरवरी में प्लान कर रहे हैं। जनवरी भी काफी सारा कमिटमेंट है। तो सिग्नेचर्स किस तरीके का होना चाहिए, सिग्नेचर्स में कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा सिग्नेचर्स के बहुत सारी वेराइटीज है।
बट इसमें डेफिनेटली आप लोग एनालिसिस करिए, और जिन लोगों को सिग्नेचर एनालिसिस वाला अगर कुछ करना है तो हम डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं इसमें। चंचल जी, डेफिनेटली हम प्लान कर रहे हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है उसका, बहुत बढ़िया एक अच्छा सा कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें हर तरीके के सिग्नेचर, ऑटोग्राफ सिग्नेचर, डिजाइनर सिग्नेचर, सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। तो 2021 में हम डेफिनेटली वो सिग्नेचर्स को लेके आएंगे। यस, मनीषा मात्रे का कुछ क्वेश्चन है, प्लीज मनीषा जी पूछिए फटाफट, देन वी कैन स्टार्ट। सर, ये आपने जो बोला था कि मनी एक्सपेंशन के लिए जो लोग मतलब बातें कुछ रिलीज करते हैं, वो पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, एक बार समझाएंगे प्लीज? मनीषा जी, आप ग्राफोलॉजी करते हैं? आर यू अवेयर अबाउट ग्राफोलॉजी? Yes, I have done sir. ओके, आप अगर रिलीज के जो भी पैटर्न्स होंगे, जो भी रिलीजिंग करना है, रिलीजिंग मतलब राइटिंग से रिलीज करिए, या किसी की बात अगर आप सुन के अपने दिल पे रख लेते हैं, ठीक है, तो उससे मनी ब्लॉकेज होता है। तो आप किसी की भी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक छोटा सा टिप्स मैं बताने की कोशिश करता हूँ, अगर पैसा बढ़ाना है आपको तो आप क्रिटिसाइज को फेस करने की कोशिश करिए। अगर कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको श्योर शॉट है, मतलब आप 15 जनवरी तक इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आपको जो लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं जी, उनको आप रिवर्ट मत करिए, उनको आप कुछ बुरा भला मत बोलिए, उनको आप समझ लीजिए कि और वो क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, व्हाई दे आर क्रिटिसाइजिंग। जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म। जी, ओके, और उसमें समझने के लिए थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्यों वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आपका कुछ फॉल्ट अपना है तो ठीक है, नहीं फॉल्ट है तो उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज फेस करने दीजिए। आपका मनी का जो है ना, मनी का एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर पॉइंट है ब्रेन में। साइंस में इसमें कोशिश चल रही है कि मनी का जो एक आपके सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, देयर आर सर्टेन सेंटर्स, कि उसमें मनी का एक ट्रिगर पॉइंट, अगर आपने उसको अगर एक्सेस कर लिया है ना, तो वो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज कॉल्ड एबंडेंस, या जो भी आपको पैसा ही पैसा या आपको रिसोर्सेज मिलना चालू हो जाते हैं। मतलब कोई भी कितना क्रिटिसाइज करे तो हमें उसको उल्टा इसको शायद कोई अगर कोई साइकोलॉजी वाले हैं तो शायद इसको एमिगडाला बोलते हैं शायद। आपके ब्रेन में पीछे एक सेंटर है, एमिगडाला के नाम सुना आपने, जो बॉडी बैलेंसिंग करता है, जो ब्रेन बैलेंसिंग करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में एमिगडाला करके एक जगह है, पॉइंट है बेसिकली। ओके, तो आप क्रिटिसाइज अगर फेस कर जाएंगे ना, तो वो चीज रिचार्ज होता है, वो रिचार्ज हो जाएगा, और एक बार रिचार्ज हो गया तो मनी की कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी आपके पास। सर, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, हाँ। एमिगडाला बेसिकली वो डिफाइन करता है, वो बहुत उसको कुछ लोग ऐसा हीलिंग वाले भी करते हैं उसको। यस सर। मतलब उनको कुछ हीलिंग वाले बोलना ना, ही नहीं, आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करना उनको। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जितने भी क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिक्स के को फेस करना है। बेसिकली यू हैव टू फेस योर क्रिटिक्स। उसमें क्या होता है ना, पेनिट्रेशन फास्ट होता है उसका, फिर वो जो कोटिंग होती है जो भी ना, वो कोटिंग आपकी क्लियर हो जाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, 15 डेज में आपको पूरा लाइफ चेंजिंग, ये आपको न्यू ईयर का गिफ्ट है। ओके, फिर मैं आपको पैटर्न भी बताने वाला हूँ, पैटर्न भेज दूंगा, ठीक है। नाउ वी कैन स्टार्ट दिस फाइन मोटर। Sir, I have a question. Sir, I have a question. Please. सर, मुझे ये जानना है, आपने बताया कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आपको, और ओके, और अगर आपको लग रहा है कि इट इज इलॉजिकल या इट इज नॉट राइट, तो आप ये बता रहे हो कि तुम उसको रिएक्ट मत करो, तो इट विल आपको क्रिटिसाइज इमोशंस, राइट? नो, लिसन, आपको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, आपको कोई भी अब्यूज नहीं कर सकता। व्हाई यू आर टेकिंग दैट क्रिटिसिज्म? नो, द थिंग इज, अगर कोई कुछ बोल रहा है, ओके, एंड यू फील इट इज नॉट दैट वे, एंड यू वांट टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, इफ इट इज नॉट एप्रोप्रिएट ना, हाँ, राइट, बिकॉज तुम सोच रहे, तुम वो जो सामने वाला बता रहा है वो उस पे तुम एग्री नहीं कर रहे हो, तो नहीं, मैंने पहले भी मैंने एक चीज बोला कि यू हैव टू प्रोसेस, कि शायद हो सकता है वो सही भी बोल रहा हो। फर्स्ट यू हैव टू प्रोसेस कि शायद वो क्रिटिसाइज कर रहा है तो जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है। आपने मुझे अगर कुछ बोला है, कुछ भी बोला है, तो जस्टिफाई मुझे मेरे लेवल पे करना पड़ेगा कि दिस इज राइट और रॉन्ग, राइट?
इफ यू आर क्रिटिसाइज मी कि नहीं ये आपका पढ़ाने का तरीका ठीक है नहीं ठीक है, तो मैं मेरे पैरामीटर में, मैं मेरे एनवायरनमेंट में फिट करके देखूंगा कि आइदर इट्स गुड और बैड। और अगर मुझे समझ में आता है कि ये कुछ गलत नहीं है, फिर उसको बोलने दीजिए जो भी बोल रहा है। आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल दिस एंटायर वर्ल्ड। आप उसका क्रिटिसाइज जो भी कर रहा है, जो भी कमेंट्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। सही बोल रहा है आप अपने को रीडिजाइन करो, अदरवाइज लीव इट, बोलने दीजिए उसको जो बोल रहा है। नहीं, पर फिर वो अंदर रह जाएगा ना इमोशन, इट विल बॉटल अप। जो सुन रहा है और जिसको लग रहा है कि एक सही नहीं है, इसीलिए आपका क्लेंजिंग वीक होगा तो नहीं रहेगा ना। क्लेंजिंग आपका डाइजेशन जो है, इमोशनल डाइजेशन क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका फिजिकल डाइजेशन क्लियर होगा ना, सर बाहर नहीं आएगा तो क्लियर कैसे? वो तो अंदर ही रह जाएगा ना। आप उसको अंदर जाने क्यों दे रहे हो ना? जब आप प्रोसेस करोगे ना, प्रोसेस करने के बाद में उसको आप फ्लश आउट हो जाएगा। आप किसी चीज को सुन के आप रख लेते हो, माइंड में रख लेते हो ना, तभी वो अंदर रह जाता है, अदरवाइज बाउंस बैक हो जाएगा ना। ओके, सपोज आई कॉल चांदनी, तो इसमें चांदनी ने चांदनी को नाम आवाज ले लिया तो उसने एक्सेप्ट किया ना चांदनी, अदरवाइज किसी ने रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज वो चांदनी का नाम चांदनी समझती है। तो उसमें जो भी चीज अगर आप समझ रहे हो कि मेरा नाम चांदनी हो सकता है, यहाँ चांदनी 2 हो सकते हैं, देयर आर 2 चांदनी, चांदनी फ्रॉम दिल्ली एंड चांदनी फ्रॉम मुंबई। तो अगर आपको जो भी क्रिटिसाइज कर रहा होगा ना, आपके बारे में किसी भी चीज के लिए क्रिटिसाइज किया होगा, फर्स्ट यू हैव टू प्रोसेस कि शायद मुझे बोला या शायद मुझे बोल रहा है। तो इफ आइदर इट्स गुड यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ, और अगर बैड है तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपको एक्सेप्ट क्यों करना है? व्हाई शुड यू एक्सेप्ट दैट थॉट ना, वो जो कि करेक्ट नहीं है। सर आपके कहने का मतलब है कि आप वो क्रिटिसिज्म लीजिए, उसको फिल्टर करिए तो इट्स ओके, ले लीजिए, वरना उसको रिलीज कर चला ही जाएगा, वो चला ही जाएगा। वो रखना क्यों है आपको? रखना क्यों है? कचरा रखना क्यों है? व्हाई यू स्टोर दैट अनवांटेड इमोशंस ना? आपके काम का है, ले लीजिए। आपको उसने बोला कि नहीं आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप समझ लीजिए कि नहीं मैं अच्छा पढ़ा हुआ, यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। बाकी का तो वो चला ही जाएगा ना, वो क्यों स्टोर करेंगे? गॉट इट? आप समझ रहे इसमें क्या होगा? ये ओवरऑल प्रोसेस में होगा क्या, आपकी क्लेंजिंग प्रोसेस जो है ना, आपका थॉट प्रोसेस क्लीन हो जाएगा, क्लेंजिंग प्रोसेस क्लियर हो जाएगा इसमें। और जो भी क्रिटिसाइज आपको जो क्रिटिसाइज कर, हाँ बोलो। मैं सर ये बोलना चाह रही थी, यूजुअली क्या होता है जब कोई क्रिटिसाइज करता है, सपोज किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया और मैंने अगर उसको नहीं लिया तो मैं सोच सकती हूँ अच्छा ठीक है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है या वो जो बोल रहे हैं वो उनको क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं। एक ये सिंपल सा टूल अगर इसको कोई भी अपना लेता है तो वो रिलीज कर सकता है इजीली। सेकंड होता है कि मैं अपने आप को, जैसे आपने बोला कि अपने को मैं करके देखूं कि वेदर दैट पर्सन इज सेइंग राइट और रॉन्ग फॉर मी। इफ इट्स राइट आई विल ट्राई टू चेंज माय सेल्फ, इफ इट्स रॉन्ग आई थिंक एट दैट मोमेंट उस इंसान को यही करना चाहिए सिंपली कि ओके फाइन, मे बी ही इज नॉट क्लियर ऑन हिज पॉइंट व्हाट ही इज सेइंग, तो इस टाइम पे इट्स ओके, तो टाइम देते हैं, वो क्लियर हो जाएगा एंड आई एम ओके, और फिर वो रिलीज इजीली हो जाता है। सेकंड पार्ट को आपको रखना क्यों है ना आपके पास? हाँ, वो रखते नहीं ना, हम ये सोच लेते हैं अगले के लिए कि ठीक है उसे नहीं क्लियर है इसलिए उसने बोला। आपको सर्टेन कम्युनिटीज में आप अपने बॉस को गाली देते हो, आप किसी को गाली देते हो, वो सुनता नहीं है ना। आप किसी को, सपोज बॉस का मतलब आपके अपलाइंस को आपने कुछ ऐसा क्रिटिसाइज किया, वो सुनता नहीं है कभी भी। जस्ट एक मिनिस्टर्स को आप बोलते हो, ठीक है, आप उसको गाली देते हो, वो सुनता नहीं है। फर्स्ट वो इंप्रूव करता है आपसे, ठीक है, आप गाली देते हो, कुछ भी नहीं करता है। आप जो भी अगर किसी को, अगर आप टॉप पोजीशन को बोलोगे ना, तो देयर लॉट्स ऑफ पीपल आर जस्ट अब्यूजिंग। वो कभी भी उसके पीछे नहीं बोलता कि उसने क्रिटिसाइज क्यों किया। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड क्लीन दोस। सेकंड वाला पोर्शन को आपको बहुत ज्यादा स्टिक नहीं होना है, एंड जनरली आप स्टिक हो जाते हो कि प्रॉब्लम वहां वाले थॉट में ज्यादा होती है। इमोशनली ज्यादा अटैच होते हैं, वहां पे उनको लगता है कि मुझे क्यों क्रिटिसाइज किया, बाहर वाला कोई बोल रहा है इट्स ओके, हमने सुन लिया छोड़ दिया, तो वो इमोशन पार्ट जो अटैचमेंट है, सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड पार्ट वाला जो है, उसमें आप इमोशनली जब अटैच्ड हो जाते हो तो फिर आप उसको फिर प्रोसेस करते हो, फिर आपको वो ईगो होता है, फिर आपको ग्रजेस होता है, फिर आपको ग्रीफ होगा, फिर उसको बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, ओके, थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ ज्यादा डिस्कशन कर दिया, अभी हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे।
आज का जो टॉपिक है दैट इज फाइन मोटर मूवमेंट्स, कि हमारे जो फाइन मोटर मूवमेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिलेगा। तो फाइन मोटर्स मूवमेंट जो होता है जिसको डेक्सटेरिटी बोलते हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड, आईज एंड फिंगर्स का होता है। जब आप लिखते हो कोई भी, व्हेन यू राइट एनी लेटर, तो आपका जितना फाइन मोटर स्किल अच्छा होगा उतनी आपकी राइटिंग में रिदम होगा, उतनी आपकी राइटिंग सिस्टमेटिक दिखेगी, आपको देखने में अच्छा लगेगा। या राइटिंग में अगर बहुत ज्यादा कहीं फ्लक्चुएशंस हैं, दैट मींस देयर इज सम इश्यूज इन फाइन मोटर मूवमेंट, है ना। फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, आपकी राइटिंग में कुछ ब्रेक्स हो रहा है, कुछ राइटिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है, तो ये आपका फाइन मोटर इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। फाइन मोटर्स मूवमेंट जनरली 6 to 12 इयर्स तक वो डेवलप होती है। अदरवाइज फाइन मोटर स्किल्स जो होती है बर्थ के बाद में वो 15 साल 20 साल तक भी चलती है वो उसमें, बट जो मेजर एज है बेसिक फाइन मोटर स्किल्स का है वो 6 to 12 इयर्स तक वो सेटल होती है। इसलिए आफ्टर 6 इयर्स ही बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि वो राइटिंग का जो प्रैक्टिस करना चाहिए दैट इज वैलिड आफ्टर 6 इयर्स के बाद में। 6 इयर्स के बाद भी वो राइटिंग को फाइन मोटर मूवमेंट्स के लिए इजी बोलते हैं कि आपको लिखना चाहिए। 6 to 12 इयर्स जो है वो आपका जनरली हम ग्राफोलॉजी में डिस्कशन करते हैं, या जो एडोलेंस के हिसाब से अगर बात करते हैं तो आपका फादर फिगर का वो एज है। फादर मतलब मोटिवेशन जो काउंट करते हैं, राइट। तो अब इसमें मोटिवेशनल जो बच्चा होगा, फाइन मोटर स्किल जो है ये मदर का एस्पेक्ट है, दैट इज मदर एस्पेक्ट। फाइन मोटर जो है ना इमोशन रिलेटेड, अगर इमोशंस को काउंट करेंगे तो दिस इज मदर एस्पेक्ट। फाइन मोटर इज, यू कैन राइट इट डाउन। एंड जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है ये फादर एस्पेक्ट्स है। ग्रॉस मोटर मतलब जहां पे आप किसी पेन को पकड़ना, है ना, बड़े मतलब आर्म्स के मूवमेंट्स वगैरह बोलते हैं वो ग्रॉस मोटर्स बोलते हैं। फाइन मोटर्स में एकदम फाइनर वेज होते हैं। तो जहां पे भी फाइन चीजें आएंगी वहां पे मदर कॉन्सेप्ट आएगा, और जहां पे हैवी आएगा वहां पे फादर कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप ये लिख सकते हैं कि ग्रॉस मोटर जो है उसमें फादर का स्किल काउंट होता है। जिनका ग्रॉस स्किल्स में प्रॉब्लम होगी उनका फादर फिगर वीक होगा। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी वाले कोई हैं, फादर फिगर किसको काउंट करते हैं? चांदनी, एस्ट्रोलॉजी में फादर फिगर नहीं, सन को बेसिकली फादर फिगर काउंट करते हैं। सन जो है ना सोलर सिस्टम में, सन इज फादर फिगर एंड मून इज मदर फिगर। तो मे बी आई एम नॉट श्योर, अगर फाइन मोटर मूवमेंट किसी का प्रॉब्लम है तो मून का इश्यूज होना चाहिए, इमोशनल प्रॉब्लम्स होगी जिनको भी अगर फाइन मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम्स होती है, जिन भी बच्चों को होगा या बड़ों को होगा, these people are very emotional turbulence ज्यादा होते हैं उनके लाइफ में। सर जो फाइन मोटर स्किल है, हमारा जो मिडिल फिंगर है R3 दैट डिपिक्ट्स द फाइन मोटर स्किल। just explain R1 R2 आपने लिखा था कुछ, yes what it is। सर या जैसे हम लोग इन आउटपुट करते हैं कोई भी एक्शंस जो है जो आउटपुट करते हैं, आवर थंब इज थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ठीक है। तो R1 जो है वो थंब होता है, और इसमें हम इंट्रापर्सनल स्किल्स हमारा होता है, मींस रिलेशंस विद अदर्स। वही हम L1 को लेते हैं, इट विल बी आवर ओन सेल्फ। एंड जैसे इंडेक्स है, दैट इज आल्सो इंडेक्स जो फिंगर होता है, दैट आल्सो इज नोन एज द फॉर द दिस लॉजिक एंड कंप्यूटेशन। तो जो इंडेक्स फिंगर हम यूज करते हैं तो दैट विल बी फॉर लॉजिक एंड कंप्यूटेशन, एंड R3 बेसिकली this is as per scientific validation इसमें कुछ, या कैसे? सर यस, इट इज साइंस वैलिड सर। ओके, इसका लिटरेचर हो तो आप शेयर कर सकते हैं। सर जो R3 होता है मतलब मिडिल फिंगर, दैट इज फॉर द फाइन मोटर स्किल्स, और जो L3 होता है लेफ्ट हैंड का L3 वो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है। और सेम जो इंडेक्स फिंगर ऑफ L मतलब लेफ्ट हैंड L2 वो होता है जिसकी मतलब 3D इमेजिनेशन जो विजुअलाइजेशन होती है वो शार्प होते हैं। और सेम विथ L1 जो लेफ्ट हैंड से जो भी कोई लिखता है, मतलब दोस पीपल हैव मच बेटर इनर जो होता है ना, इनर नोइंग उनका अच्छा होता है, जो भी लेफ्ट हैंड से मतलब वो करते हैं। ओके
Do you have any literature? So very good, because left hand is connected with your right hemisphere. So yeah, and right hand. Okay. left, yes sir. सर जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आवर R4 जो है राइट हैंड का जो रिंग फिंगर है, दैट इज बेसिकली द इनपुट। मींस हमारे लिंग्विस्ट बड़े अच्छे होते हैं मींस ऑडिटरी एंड जिनका वन सेकंड, आपका एक डिटेल्स इसमें एक डिटेलिंग अगर होगी ना तो आप इसकी डिटेलिंग मुझे भेजिएगा जो भी लिटरेचर होगा, बिकॉज अगर आपने मूवमेंट्स अगर चेंज किया ऐसे किया तो उसमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं। इफ यू चेंज दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, अगर आपने फिंगर्स के मूवमेंट्स को चेंज किया तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वी विल डिस्कस। इसमें काफी सारा लिटरेचर आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। हम थोड़ी सी अभी बात करते हैं नॉट स्पेसिफिक जो हमारा फाइन मोटर मूवमेंट्स की बात कर नहीं करके हम ग्राफोलॉजिकली हम इसको कहाँ पे कनेक्ट कर पाते हैं, तो हम थोड़ा सा वो डिस्कशन करेंगे। एलिमेंट है ना सर, तो जो यस हर फिंगर एक एलिमेंट है ना, इसके लिए जिसका भी मूवमेंट होगा तो वो एलिमेंट वो दूसरे एलिमेंट से मिलेगा। नहीं, फिंगर का एलिमेंट का देखो ग्राफोलॉजी में अगर साइंटिफिक काउंट करोगे तो एलिमेंट से कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं होता है, बिकॉज एलिमेंट जब काउंट करते हो तो वहां पे आपकी इमोशनल वैल्यू आ जाती है। तो फिंगर को जो बॉडी में जो आपकी बॉडी पार्ट्स में ऐसा कुछ एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते हैं, दैट इज डिफरेंट। मतलब जो आपकी ये जो इसको अगर आप दूसरे किसी साइंस में बोलेंगे तो वो साइंटिफिकली उसको नहीं काउंट करते हैं, बिकॉज दीज आर फिंगर्स बेसिकली। हर फिंगर जो है आपके ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज को डिफाइन करता है। आपके नर्व सिस्टम के साथ में जो आपका नेटवर्क है ब्रेन का, कॉग्निटिव पैटर्न जो होगा उसको एक एक फिंगर्स डिफाइन करता है थ्रू फाइन मोटर्स मूवमेंट। बट इसमें एलिमेंट्स का पार्ट नहीं आएगा, साइंस में एलिमेंट्स को उसमें बहुत ज्यादा काउंटिंग नहीं मिलती है। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं फाइन मोटर स्किल्स जो है ये 6 to 12 ईयर्स तक डेवलप होता है। मतलब कहीं ना कहीं से इसमें फाइन मोटर्स में मदर का रोल जो है थोड़ा सा वीक होने की वजह से, इमोशनल जो प्रीवियस इमोशन जो है मदर की तरफ से वीकनेस और फादर का जो है जो कॉम्बिनेशन है मदर फादर के कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से भी फाइन मोटर्स के इश्यूज आते हैं। जो जेनेटिकली अगर प्रॉब्लम आती है, मतलब कहीं ना कहीं से मदर फादर के कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से बच्चे में ये फाइन मोटर्स के स्किल्स की राइटिंग खराब हो जाती है, इलेजिबल हो जाती है, राइटिंग में गैप्स आते हैं, ठीक है। एक वर्ड मैंने डिस्प्रैक्सिया करके लिखा था जिसमें पुअर स्पैटियल अवेयरनेस होता है, कंफ्यूजन होता है लेफ्ट एंड राइट फिगर्स में। जैसे बच्चा बी की जगह डी लिखता है, ठीक है, या बी की जगह पी की जगह क्यू लिखता है, इस तरह का जो कंफ्यूजन होता है, एम की जगह डब्ल्यू हो सकता है। तो ये बच्चों को डिस्प्रैक्सिया करके ये कोई इश्यूज होते हैं, इसकी वजह से वो बच्चा अवेयर नहीं होता है कि लेफ्ट मूवमेंट करना है या राइट मूवमेंट करना है। ही इज मेकिंग वन स्टेम के बाद में लेफ्ट सी बनाना है राइट सी बनाना है, उसको वो मालूम नहीं पड़ता है। तो ही इज समहाउ कंफ्यूज, ही कांट टेक दैट डिसीजन कि लेफ्ट करना है राइट करना है। तो इसलिए वो बी की जगह वो एच बना देता है, बी की जगह वो डी बना देता है। इस तरह के कुछ कंफ्यूजन होते हैं, तो वो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब उसके थॉट प्रोसेस में प्रोसेस नहीं कर पाता। देयर इज मिसकम्युनिकेशन इन प्रोसेसर, उसको पुअर स्पैटियल अवेयरनेस बोलता है। सर ये फाइन मोटर स्किल्स में आएगा कि ये जो प्रॉब्लम है जो डी का फाइन मोटर इसलिए जो फिंगर्स तो डिफाइन हो रही है ना, तो उसका प्रोसेस अलग हो रहा है, बट फाइन मोटर्स में भी इशू आ जाएगा यहाँ पे। ये फाइन मोटर्स के ही प्रकार होते हैं, विजुअल रिलेटेड भी होते हैं, है ना। तो इसमें इशू आते हैं फाइन मोटर्स से रिलेटेड ही, ठीक है। बिकॉज मोटर मूवमेंट से जो राइटिंग का जो मेन एरिया है वो पूरा मोटर फंक्शन है। जो आपका फंक्शन जो आप कर रहे हो ना, ये फंक्शन जो है ये मोटर मूवमेंट पर डिफाइन करता है। जो आप सोच रहे हो, जो आप प्रोसेस कर रहे हो, उसके हिसाब से फिंगर्स को जो डायरेक्शन दे रहा है वो आपका फाइन मोटर्स में आता है। ये एकदम नॉर्मल केस में हम बात करें तो, ठीक है। तो फाइन लेटर्स में अगर इश्यूज आते हैं तो इस तरीके के आपके सेगमेंटेड लेटर्स हो सकते हैं। बच्चों की राइटिंग में अगर इस तरीके का ब्रेक्स हो रहा है, ओके, या वाई भी अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, कई बार वाई के लूप्स कंप्लीट नहीं होना भी वो आपका फाइन मोटर इश्यूज का है। वो आपका मतलब कहीं ना कहीं से वो क्लैरिटी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से आपका फ्लूडिटी नहीं है, फ्लुएंसी नहीं होगी तो आपका ये गैप्स हो जाता है। जैसा आपने के लिए भी बताया ना, तो के का भी इशू इन केस किसी का क्वेश्चन था शुरू में ना, आई थिंक किसने पूछा था, रीना जैन, मैंने पूछा था, आशी। हाँ, तो वो जो के का इशू है वो भी आपका मोटर मूवमेंट्स का इशू हो सकता है, मे बी, जहां पे के का टचिंग नहीं है, ये टच नहीं कर रहा है, वो नॉन टचिंग भी आपका मोटर मूवमेंट्स का इशू हो सकता है। बट इसमें ओवरऑल राइटिंग देख के आपको पता लगेगा कि ये इम्पेशंस है या कहीं हेल्थ इश्यूज है,
या आपके अगर ये हेल्थ इश्यूज में आता है ये, तो वो आपको राइटिंग ओवरऑल देख के आपको मालूम पड़ेगा कि बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है, अगर वो हो रहा है तो वो इम्पेशेंस होगा, और अगर मोटर मूवमेंट का प्रॉब्लम है तो बच्चा कहीं ना कहीं से लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, आई थिंक 4:50 है, अभी 10-15 मिनट बाकी है। अभी मैं आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि बैड हैंड राइटिंग और आपका वेल्थ और मनी का कनेक्शन क्या है। जिसकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है, इलेजिबल राइटिंग है, या अगर आपका फाइन मोटर्स मूवमेंट्स नहीं होता है, उनके फाइन मोटर्स वीक हैं, जिनकी राइटिंग इलेजिबल होती है, क्लियर नहीं है, तो वो लोग रिच एंड फेमस क्यों होते हैं? मतलब आपने रिच और फेमस लोगों की राइटिंग देखी होगी, तो वो राइटिंग बहुत क्लियर नहीं है। ये पहले मैंने 1-2 बार टॉपिक लिया है, बट आप फाइन मोटर्स की अगर बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन कि दीज पीपल आर वेरी सक्सेसफुल, रिच और फेमस? वो रिच और फेमस क्यों है? आपको इसमें क्या लॉजिक समझ में आता है कि जो भी रिच लोग हैं उनकी राइटिंग बहुत क्लियर या लेजिबल, नॉट सो ब्यूटीफुल, है ना, बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग नहीं। The brain works faster than hand. Brain works faster than hand. Okay, right. Any comment from graphologist side? कोई ग्राफोलॉजिस्ट इनको काउंटर कर सकता है? आपने किसने बताया, नाम बताइए प्लीज। दीपांकर जी, okay. The thinking is very fast and they don't have time to. Thinking is very fast and okay, your hand cannot cope up with those kind of speed or those kind of thinking process basically. Okay. They take fast decision. They can take fast decision. Okay. So basically they are carefree. सक्सेस से केयरफ्री से क्या लेना देना है? Is there any connection? रिस्क टेकिंग फैक्टर उनका ज्यादा रहता है। Sir, it is same as you told that you cannot take the critics. जैसे critics लेना नहीं है, तो in that connection I told कि carefree होने से ही means they can become rich and famous. Because if you take all the critics, then it is not possible. केयरफ्री होना तो जरूरी है, बट उसमें अपने फायदे की जो चीज लेना है, you have to be very sensitive also. So they may be best communicators. They may be best communicators. You have to be alert also. You have to process that information. Whatever you have to process and you have to filter. Processing and filtering बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रोसेसिंग वीक हो गई तो वो सामने वाला जो है वो आपको इम्पैक्ट कर जाएगा ना। If your processing is weak, they have less fear. They're not afraid of failures. So they are stressed up. Is it because of that their handwriting is really fast, and that's why they have stress levels a little higher? That's why the handwriting is little illegible, because they are not very thinking and doing. That means, as per you, your stress can change your handwriting appearance? Sometimes can, sir. Okay. और किसी को स्ट्रेस नहीं है फिर भी उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर राइटिंग इज नॉट गुड एंड यू आर so they are independent. How many of you can consider कि अगर राइटिंग से स्ट्रेस में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको लिखने में इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके, वो लेजी होगा, उसको लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। Independent thinker and they don't care about society. ओके, अच्छा, मैंने थोड़े सारे ट्रेट्स आपको भेजे हैं लिख के, मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूँ कि जो भी इलेजिबल या नॉट ब्यूटीफुल का मतलब हम एस्थेटिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो राइटिंग देखने में अच्छी नहीं लग रही है। अदरवाइज राइटिंग कोई ब्यूटीफुल और नॉन ब्यूटीफुल नहीं होती है। ब्यूटीफुल मतलब हम जो देखने में अच्छी राइटिंग नहीं है, जो आपको अपीयरेंस वाइज अच्छी नहीं है। तो बैड हैंड राइटिंग और सक्सेस का लेना देना है। सर इनका यहाँ पे मकसद, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्लियर नहीं है, नेटवर्क का कुछ इशू है। यस, क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलिए। सर जिनकी हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल नहीं होती, सिग्नेचर, तो मेरे को लगता है कि दे डजंट मैटर द पैटर्न व्हाट दे आर फॉलोइंग, दे जस्ट रीच टू देयर गोल्स no matter how and when, and very true, they are more concerned for they are more concerned on their destination basically. They are उनका गोल, उनको गोल पे ज्यादा है, जिसको कोई एंगल गलत है या कोई पैटर्न में गलत कर रहा हूँ, हाँ, तो somehow they are very focused, they are very predefined गोल है उनके पास में। वेरी गुड,
they only want final result. Okay. हाँ, तो they are impatient, always in hurry, and rich and famous जो हैं, they are not concerned about small things. उन लोगों को छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, राइटिंग अच्छी है बुरी है जो भी है, they are more concerned on final goals, as you said rightly, and focus on other direction. Basically उनको डायरेक्शंस जो है ना उनके पास में किसी भी अल्टरनेट डायरेक्शन पे भी ज्यादा फोकस होते हैं, उनका जो फोकस जो है उनके डायरेक्शन पे है ना, उनके वे ऑफ ट्रैवलिंग पे नहीं होकर डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस होते हैं, डायरेक्शन ड्रिवन होते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है। एक तरीके से आप गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो लोग डायरेक्शन पे ज्यादा डिफाइन करते हैं, किस तरीके से जाना है, कैसी राइटिंग लिखना है, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं। दे आर मोर फोकस ऑन कि हम लिख रहे हैं कुछ भी। मेन प्रायोरिटी गोल्स एंड डेस्टिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका गोल्स जो है ना, उनके लिए डेस्टिनेशन हमारा बिजनेस होना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस होते हैं, किस तरीके से होना है नहीं होना है, उनको बहुत ज्यादा स्मॉल, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट पिटी थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पे वो बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा मेजर पैरामीटर है राइटिंग में, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसमें 6 to 12 इयर्स का जो है बैड चाइल्डहुड जो है, उनका अर्ली एज जो है 6 to 12 इयर्स का जो एज फैक्टर है, वहां पे उन्होंने काफी स्ट्रगल देखा होता है, वहां पे बहुत सारी चीजें स्ट्रगल हुई होती है लाइफ में, राइटिंग खराब होने की जो सर्कमस्टेंसेस हैं, तो बैड चाइल्डहुड की वजह से चांसेस ऑफ इंडिपेंडेंट एफर्ट इज मोर, मतलब जो भी कुछ काम वो करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, स्ट्रगल ज्यादा होता है, तो उनके अंदर ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इमोशनल रेजिस्टेंस हो जाता है, चीजों को खुद करने की एबिलिटी हो जाती है, उन्होंने इतना सारा प्रॉब्लम देखा होता है, तो वो हर चीजों को स्ट्रगल कर पाते हैं, सेल्फ लर्निंग ज्यादा हो जाती है। तो एक बड़ा उनके साथ में ये होता है कि वो हर चीज जब खुद से समझते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग या एक प्रैक्टिकल थिंकिंग ज्यादा हो जाती है। दीस पीपल आर मोर प्रैक्टिकल, दोज हु राइट इलेजिबल। ये मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, इसको आप बहुत ज्यादा स्टिक मत करिए कि नहीं राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है तो उस वजह से हमने राइटिंग गंदी करनी है, बट ये ओवरव्यू में दीस पीपल आर मोर प्रैक्टिकल, दे आर मोर प्रैक्टिकल, मतलब वो डिसिप्लिन से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा होता है, बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड में उनके इश्यूज रहे हैं। इफ यू नो एनी ऑफ द किड्स या जिनके भी राइटिंग में प्रॉब्लम्स रही है, डेफिनेटली आप 6 to 12 इयर्स का इश्यूज जो है वो उनको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत सारा मतलब बैड चाइल्डहुड के ट्रेट्स उसमें दिखेंगे राइटिंग में भी, और उनको पर्सनली भी अगर आप उनसे बात करेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है। ये जो एस्पेक्ट्स हैं, जो ये फाइन मोटर्स वाले, वर्ल्ड वाइड ये ग्लोबली इस तरीके की चीजें हैं कि उनको चाइल्डहुड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है, या जिस कंट्री में फादर फिगर का इश्यूज है वहां पे ये फाइन मोटर्स के स्किल्स के बहुत प्रॉब्लम्स हैं सर्टेन कंट्रीज में जहाँ पे फादर फिगर का इश्यूज है। इनको फादर से सपोर्ट नहीं मिला होता है, ऐसा है क्या? फादर से उसको कहीं ना कहीं से क्रिटिसिज्म जो है ना, वो क्रिटिसिज्म या मोटिवेशन जो होता है वो लैकिंग होता है, मोटिवेशनल लैकिंग होता है, और इसका कई बार जेनेटिक इश्यूज का भी डिफाइन होता है। मतलब ये अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो जेनेटिकली भी बच्चा वीक हो जाता है, कई बार ना वो एक फियर आ जाता है, इनकी भी राइटिंग इलेजिबल है, मोटर मूवमेंट्स के इश्यूज हैं, इसलिए अभी ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अभी ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम्स है ये बहुत बढ़ रही है, और अभी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि शायद ये दो हजार हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। हेलो, यस, तो आपका कनेक्शन गया था सर। सॉरी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। हेलो, आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ, यही रखे तेरे दराज में ही रखे दोनों, इधर दराज में नहीं, हाँ उधर रखेंगे। Sir, I can't hear you.
सर नहीं है, उनका कनेक्शन निकल गया है। सॉरी, देयर वाज सम नेटवर्क इशू। यस, हाँ कुछ क्वेश्चन था तो पूछ लीजिए। हम लोग अभी बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे क्या आपके? नहीं सर, हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ नेक्स्ट जनरेशन में अभी ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफी सारी बढ़ने वाली है भी वर्ल्ड वाइड, जो कि हम जो अभी ये काफी सारे इश्यूज जो हो रहे हैं अभी, ये आप कोविड की वजह से अगर आप प्लान करेंगे तो जो भी प्रीनेटल स्टेज पे, मतलब जहां पे प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड होता है, उसमें एक फियर फैक्टर ग्लोबली बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। एक तो फियर फैक्टर की वजह से जेनेटिकली बच्चा वीक हो जाता है। मदर का जो है ना, जो हेल्थ जो है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ, उस पे बहुत सारा एक डिक्लाइन अभी है, अभी आगे आने वाले टाइम पे। तो अभी बच्चों की हेल्थ में ये सब प्रॉब्लम जो है, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसे रिसर्च आ रहे हैं अभी। बिकॉज अभी जो फियर फैक्टर है, कम से कम 3 से 4 साल तक फियर फैक्टर बहुत होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। आई थिंक किसी ने अगर कुछ पढ़ा भी होगा इस पर, लिटरेचर बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है, जो मेंटल हेल्थ पे है, जो नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो नेक्स्ट जनरेशन बहुत फियरफुल होने वाली है। बहुत सारा डर होगा, बहुत सारा उनको रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होगी, उनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी की टेंडेंसी, हाँ इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। क्राइम ड्रिवन ज्यादा होंगे लोग, क्योंकि उनको किसी भी सिचुएशन में ना अपने आप को सस्टेन करने का जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। मतलब ये अभी हमारी बहुत सारे अभी गायनेकोलॉजिस्ट से वर्ल्ड वाइड बात हुई, तो भी बहुत सारी चीजें हैं अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत तरह की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये बहुत हो रही है। तो प्रीनेटल स्टेज पे जो है ये इमोशनल जो टर्बुलेंस होता है जो मदर के थॉट प्रोसेस में, इसको सस्टेन करने के लिए एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा रेमेडीज नहीं होती है कि कैसे करना। मतलब जो गर्भ संस्कार के दौरान जो प्रोसीजर होता है, तो उसमें बच्चा जेनेटिक कोडिंग जो होती है बच्चे की, XY की जो कोडिंग होती है, वो कोडिंग वीक हो जाती है ना। तो एक बड़ा फैक्टर है, उसकी वजह से राइटिंग में प्रॉब्लम्स आती है, राइटिंग में जेनेटिक कोडिंग में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो बैड चाइल्डहुड का मैंने ये एक्सप्लेन किया। 6 to 12 या 7 to 14 का जो वो पीरियड है, जो फादर फिगर वाला, वो उसका वीक होने की वजह से बच्चा चैलेंजेस जो है वो सेल्फ ड्रिवन होता है, सेल्फ खुद से वो ज्यादा अपने आप को स्टेब्लिश करता है। स्ट्रगल मेड देम स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट, मतलब ज्यादा स्ट्रगल होने की वजह से उनको ज्यादा स्ट्रगल करना होता है लाइफ में, इसलिए वो ज्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं। वाइब्रेंट का मतलब है कि वो हम हर प्रॉब्लम्स में अपने आप को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी आ जाती है, बिकॉज उन्होंने इतना चैलेंजेस देखा होता है। तो एक तो वो इंटरनली स्ट्रांग होते हैं, इंटरनली का मतलब फिजिकली इमोशनली भी देखते हैं, बिकॉज ओवरकम टेंडेंसी उनकी बेटर हो जाती है ना, बिकॉज उन्होंने प्रॉब्लम देख लिया होता है। तो वो ओवरकम टेंडेंसीज की वजह से भी वो अच्छे से लाइफ में प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं। दीज पीपल आर मोर प्रैक्टिकल लेस देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वाला जो होता है ना, वो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, बट प्रैक्टिकल होता है तो वो किसी भी चीज में अल्टरनेट देख सकता है। दे आर मोर फ्लेक्सिबल, टेक्निकली वी कैन से दे आर मोर फ्लेक्सिबल इफ राइटिंग इज नॉट वेरी फर्म। अगर फर्मनेस नहीं है तो दे आर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उसको आप जल्दी से चेंज ओवर फास्ट हो सकता है, मेक ओवर फास्ट हो सकता है। स्ट्रगल मेड देम स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट एंड दे आर डेस्परेट फॉर ग्रोथ, डेस्परेशन फॉर ग्रोथ। उनको ग्रोथ का बहुत डेस्परेशन होता है, मतलब वो कैसे भी, जैसा चांदनी ने भी बताया कि दे वांट टू डू सक्सेस, या उनको जो भी चीज गोल चाहिए हो और कुक, मतलब वो डेस्परेशन बहुत होता है। तो एक जो जुनून होता है, जो डेस्परेशन है, उसकी वजह से भी उनको सक्सेस में, मतलब सक्सेस की बात में अगर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या बाकी ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं, दे आर वेरी मच पैशनेट। मतलब पैशनेट ज्यादा होने की वजह से वो डेस्परेशन आ जाता है। तो डेस्परेशन की वजह से भी वो लोग रिच और फेमस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने धुन के पक्के होते हैं, या कहीं ना कहीं से जो चीजें उन्होंने ठान ली है वो चीज को वो करके रहना चाहते हैं। तो एक ये टेंडेंसी थी जिसकी वजह से ये इलेजिबल राइटिंग जो है, या जो फाइन मोटर के इश्यूज हैं, उसमें दीज पीपल आर वेरी सक्सेसफुल, रिच एंड फेमस। ये वाला एक टॉपिक था, ये बिल्कुल अलग तरीके का टॉपिक है, इस पर आपको कोई भी लिटरेचर नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया है, यहाँ पे हम लोग ने शेयर किया है, तो मोस्टली हमने ये कवर कर लिया। अभी कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ लीजिए मेंबर्स, क्वेश्चन प्लीज। यानी बेसिकली अगर कभी हम देखते कोई राइटिंग जो बहुत इलिजिबल है या अच्छा नहीं है, तो वी शुड कंक्लूड एज ये आदमी बहुत बड़ा बनेगा।
आई मीन इफ उसका राइट मार्जिन भी अच्छा है, राइट मार्जिन अच्छा है और सिग्नेचर अच्छा है और इलिजिबल लिखता है, तो इसलिए पहली चीज तो पहले तो किसी की भी राइटिंग से आप उसको क्रिटिसाइज करना बंद करिए, उसको आप क्रिटिसाइज मत करिए एज ए एनालिस्ट, है ना। यू हैव टू एनालाइज देयर ट्रेड्स। तो कई बार हम क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अच्छा है बुरा है, उसका टैलेंट है, उसका वो हो सकता है टैलेंट हो, उसकी वो एबिलिटी हो, ठीक है, तो वो हो सकता है। तो उसको एनालिसिस करिए, एनालिसिस के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अच्छा बुरा हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि बुरा ही होगा अगर जो चीज है अच्छी नहीं है। सर मैंने बताया अगर किसी का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, इलिजिबल है और राइट मार्जिन वेल कवर्ड है, तो ये आदमी तो का चांसेस ज्यादा ग्रोथ प्रोन है, बहुत ग्रोथ, हाँ यस, ग्रोथ के चांसेस बहुत है। वेरी गुड, वेरी गुड। मनीषा ने कुछ क्वेश्चंस के लिए जी जी यस मनीषा। सर, ये अभी जिन लोगों की हैंडराइटिंग जो है मतलब पढ़ नहीं सकते हम लोग, लेकिन कभी कभी उसमें 2 ट्रेड्स देखे जाते हैं। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग एकदम छोटी सी होती है जो पढ़ने में बहुत तकलीफ, मतलब छोटा वाला हैंडराइटिंग और एक बड़ा वाला माइक्रो राइटिंग, हैंडराइटिंग। हाँ। जी जी जी। तो इससे कुछ और मतलब ट्रेड्स समझ में आते हैं क्या कि इलिजिबल है लेकिन छोटा है, और या फिर बड़ी वाली हैंडराइटिंग है? ओके, सो वेरी गुड एंड वैलिड क्वेश्चन। इनका बोलना है कि इलिजिबल है, राइटिंग बड़ी है, बड़ी साइज की राइटिंग है, राइटिंग छोटी है, इलिजिबल है। तो छोटी राइटिंग में इलिजिबिलिटी की चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर राइटिंग आपकी छोटी है तो दैट पर्सन इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से राइटिंग अपनी मतलब जो भी कुछ कर रहा है वो बहुत डिटेलिंग में कर रहा है, मतलब इलिजिबल राइटिंग है, छोटी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इलिजिबल राइटिंग है लेकिन राइटिंग बड़ी है। तो अगर जब बड़ी राइटिंग होगा तो बड़े राइटिंग वाला कहीं ना कहीं से डोमिनेंस आ जाएगा उसमें। अगर राइटिंग बड़ी साइज की है तो वो जो है वो कहीं ना कहीं से बहुत जिद्दी होगा, दैट पर्सन इज वेरी डोमिनेंट, ही डोंट वांट टू लिसन एनीवन। तो उसमें मतलब राइटिंग में इलिजिबल होना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की निशानी, दिस इज साइन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। बट अगर बड़ी राइटिंग होगी तो एट द सेम टाइम ही इज वेरी रिजिड एंड डोमिनेंट ऑल्सो। तो उसमें वो रिजिडिटी की वजह से उसमें वो चीजें मतलब वो एक अच्छा ट्रेट नहीं है कि अगर बड़ी राइटिंग में इलिजिबल है। अगर छोटी राइटिंग में अगर इलिजिबल है, दैट मींस समहाउ यू कैन कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव ट्रेट कि वो छोटा लिखता है, मतलब डिटेल ओरिएंटेड है, फोकस है और डेस्परेशन है उसको अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वो फोकस इनहैंस हो जाएगा, वो स्मॉल राइटिंग में वो इनहैंस हो जाएगा, बट बिग राइटिंग में वो डोमिनेंस आ जाएगा। तो डोमिनेंस की वजह से उसको कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहेंगे, वो हमेशा बहुत ज्यादा एरोगेंट हो सकता है बहुत सारी चीजों में उनके रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, लोगों के साथ में जल्दी से मिक्सअप नहीं हो सकते हैं, बिकॉज़ ग्रोथ में इफेक्ट करेगा क्या सर? मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ का, सक्सेस रेट का, तो इन दोनों के बीच में सक्सेस रेट में कुछ फर्क होगा क्या? एग्जीक्यूशन ऑफ लोअर जोन। सर मेरा क्वेश्चन, एम आई ऑडिबल? क्वेश्चन जो है ना उसका डायरेक्शन आपको दिखेगा, राइट? समझ में आया आपको? जितना एग्जीक्यूशन अच्छा होगा दैट मींस फंडामेंटली उसका वो चीजों को अच्छे से समझ पा रहा है, एग्जीक्यूट कर पा रहा है, बट ही डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन डे टू डे लाइफ। मतलब मिडिल जोन अगर उसका कंप्रेस हो रहा है या क्लियर नहीं है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं इलिजिबल। आई डिडंट गेट दैट सर। इफ योर ये दोबारा से, क्योंकि बीच में कनेक्शन चला गया था। हाँ, लोअर जोन उसका अच्छा है, उसका लोअर जोन अच्छा है। इफ लोअर जोन कनेक्टिविटी इज गुड, लोअर जोन एग्जीक्यूशन इज गुड, दैट इज पॉजिटिव ट्रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ मिडिल जोन एलिजिबिलिटी। क्योंकि मिडिल जोन एलिजिबल है उसमें डे टू डे लाइफ से उसको कंसर्न नहीं है, ही इज लीस्ट बॉर्डर टुवर्ड्स डे टू डे लाइफ, बट ही इज मोर कंसर्न टुवर्ड्स देयर एक्शन पार्ट, ओके, है ना। वो आपको देखना है और राइट साइड देखना है कि आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, राइट कवरिंग मार्जिन, ठीक है। तो वो हमेशा उसका जो पैशन है, उसका जो डेडिकेशन है, वो वन साइड मोटिवेशन हो जाएगा। तो वो इररिस्पेक्टिव, उसके थॉट्स क्लियर से ज्यादा डेस्परेट है वो अपने ग्रोथ के लिए। सर ही इज मोर प्रैक्टिकल। यस, अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर स्मॉल राइटिंग और इलिजिबल और बिग राइटिंग और इलिजिबल ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों का लूप्स अच्छा है नीचे लोअर जोन?
नहीं, लेकिन बिग राइटिंग वाला डोमिनेंस आ जाएगा बिग राइटिंग वाले में। हाँ, वो डोमिनेंस इंट्रोस्पेक्शन कम होगा। हाँ, तो जब डोमिनेंस है, रिलेशन में प्रॉब्लम होगा ना सर, सक्सेस में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नहीं, डोमिनेंस जब डोमिनेंस वाले में ना, मैं इसका मैं आपको वैलिड रीजन बताता हूँ कि डोमिनेंस वाले में जब भी आप राइटिंग अगर सपोज बड़ी रहेगी, ओके, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज या उसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अगर बड़ी राइटिंग है, राइटिंग साइज इज बिगर, दैट मीन्स ही इज एक्वायरिंग मोर स्पेस, मोर एफर्ट, बट एफर्ट में टाइम टेकिंग होगा, तो ही इज डेस्परेट ऑल्सो एंड ही इज टेकिंग मोर टाइम। तो उसमें टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा, इसमें टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो डोमिनेंस भी आ जाएगा। इसमें ये स्मार्टली प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ही इज मोर स्मार्टर बिकॉज छोटा साइज है, छोटा साइज में उसका जो उसका इंटरेक्शन टूवर्ड्स एनवायरमेंट होगा ना, वो कम होगा। If writing is small ना, he is kind of introvert person, है ना, तो वो छोटे, उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं करना होगा, वो अपने काम से काम रखेगा और अपना ग्रोथ पे ज्यादा एफर्ट करेगा। बट बड़े वाले में देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन एंड दैट वेरिएशन इज नॉट क्लियर, तो दैट मीन्स दिस पर्सन इज वेरी वेरी डोमिनेंट, मतलब वो किसी से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा उसका। If big size writing and illegible writing ना, he expect a lot, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट करेगा, है ना, बिकॉज उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन है नहीं किया, डोमिनेंस है, इसके लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों, एक्सपेक्ट करेगा ना, एंड ही इज नॉट मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैंने आपको कुछ पढ़ाया बट एक्सप्लेन नहीं किया, बट ही इज एक्सपेक्ट अ लॉट। आप उसको मुझे आंसर करिए बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग which I have not taught you। मैंने आपको जो पढ़ाया मैं उससे ही एक्सपेक्टेशन करूंगा, बिकॉज मेरी क्लैरिटी नहीं है ना, वो क्लैरिटी आपको देखनी पड़ेगी, एलिजिबिलिटी कितनी है। तो ही इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, he is not telling his own emotions but he is expecting a lot। उसमें एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। मैंने लिखा है जो आपको पढ़ने में नहीं आता है। ये स्मॉल राइटिंग वाले का भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगा, मतलब ये भी नहीं, स्मॉल का उसकी जो जरूरतें होंगी ना, उसकी नेसेसिटी कम होगी। he is very रहेगा ना सर, इसका भी एक्सपेक्टेशन कम रहेगा ना, क्वांटम कम है ना, लेस क्वांटम है ना, साइज छोटी होने से क्वांटम कम हो जाएगा ना। he is more उसकी जो क्वांटम है, उसका जो सारा कुछ कम हो जाएगा ना, बिकॉज ही इज इंट्रोवर्ट, राइट। तो उसमें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा हो जाएगा, वो काम से काम रखना चाहेगा, इंटरफेरेंस कम हो जाएगा उसमें, कंपैरेटिवली इंटरफेरेंस कम होगा, राइट। बड़े वाले का एक्सपोजर और इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, दूसरों से एक्सपेक्ट ज्यादा करेगा। और समझ में आया आपको? पड़ेगा ना सर, आपने बोला बिग एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, जो कि अनएक्सप्लोर्ड एफर्ट है, उसको पता ही नहीं है क्या लिख रहा है, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। एफर्ट तो ज्यादा कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है वो पता नहीं लगेगा। और रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रहा है, वो रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है, हाँ रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है उसको ही पता नहीं है, वो क्या लिख रहा है उसको पता नहीं है ना, बिकॉज इमेज क्लियर नहीं है ना, क्लैरिटी ऑफ इमेज नहीं है कि उसने लेटर कौन से लिखे हैं, राइट। तो वो सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आई थिंक आप एंजॉय कर रहे हैं। आज नए मेंबर्स कितने थे? मैंने इंट्रोडक्शन नहीं किया था शुरू में, आप लोग बहुत ज्यादा एंथुसियास्ट थे टॉपिक को लेके, तो आज कितने नए लोग हैं आज? हाउ मेनी ऑफ न्यू मेंबर्स? आई थिंक मनीषा, रीना जैन नए मेंबर में है। रीना, यू आर फ्रॉम विच सिटी? अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले आ चुके हैं? सर मैंने आपका लास्ट वाला सेशन अटेंड करा था। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, कैसा लगा आपको आज का हम लोगों का ये ग्राफो डायल का सेशन था? ओके, प्लीज आप आइए, ग्रुप पे आते रहिए, आपके जो भी डाउट्स हैं करिए। सोनिया जुमानी शायद आ चुकी हैं पहले, और कोई नए मेंबर हैं तो प्लीज। मार्गी, एकता, मनीषा पहले आ चुके हैं? मनीषा मात्रे? जी सर, लास्ट टू लास्ट में मैं फर्स्ट टाइम आई थी। ओके, लास्ट टाइम का मेरे से मिस हुआ था। अच्छा, आप कहाँ से हैं आप मनीषा? सर नवी मुंबई से हूँ मैं, और मैंने ग्राफोलॉजी किया है जी। ओके, बहुत बढ़िया। नागप्रिया ऑल्सो इज ओके।
चलिए, आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं कैसा था, और आपको और क्या क्या टॉपिक्स चाहिए। तो हम लोग रेगुलर हर टॉपिक पे डिस्कशन करते रहते हैं, एवरी वीक हम लोग प्लान करते हैं। एंड अभी जनवरी में हम एक गिनीज रिकॉर्ड के लिए हम एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें नॉन स्टॉप हम काफी सारा वेबिनार्स लेके आ रहे हैं, नॉन स्टॉप वेबिनार्स होंगे। तो इसमें अगर जो लोग इंटरेस्टेड है तो वो लोग एक बार मुझे कनेक्ट करें। तो हम लोग एक नॉन स्टॉप 7 डेज का वेबिनार कर रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वेबिनार होगा, गिनीज में अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप एज अ स्पीकर आना चाहते हैं तो प्लीज एज अ स्पीकर रजिस्टर करिए, उसका प्रोसेस है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी हम लोग जो ये सेशंस करते हैं, ग्राफोडायल पे सेशंस करते हैं, तो प्लीज उसमें आइए, फीडबैक्स आपके जो हो वो बताइए, और आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन शेयर योर आइडियाज की, और हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग मिलते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ ले सकते हैं प्लीज। एडमिन टीम अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज ले लीजिए, अगर चैट बॉक्स में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो। अभिषेक गुप्ता, आई थिंक फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अभिषेक जी। यस सर। अच्छा, अभिषेक जी आप कहाँ से हैं? सर नोएडा। अच्छा, नोएडा। आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं? ग्राफोलॉजी आप करते हैं प्रोफेशनली या? नो सर, प्रोफेशनली नहीं। अच्छा, सीखा है आपने, ओके। जस्ट एक आइडिया है सर, क्योंकि वाइफ ने किया है ये। अच्छा, कहाँ से किया है सर? आपसे ही सीखा है सर, ये बीएचयू से। अच्छा, ओके। अच्छा, राखी के हस्बैंड बोल रहे हैं आप? ओके, वेरी गुड। ओके, गुड। अभिषेक जी, मैं तो आपको जानता हूँ। चलिए, वीडियो नहीं देखने की वजह से आप किसी को परसीव नहीं कर पाते हैं। वीडियोज आप नाम से किसी को पहचानते नहीं है। इनकी वाइफ हमारी स्टूडेंट रही हैं, और बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं। शी वाज स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अभिषेक जी नोएडा से हैं, बहुत अच्छा है। तो बाकी पुराने लोग जुड़े रहते हैं, काफी सारा हम लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत बढ़िया। जसपाल, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी एक्सीलेंट। ओके। तो आज आपने अभिषेक जी, आज आपने अटेंड कर लिया ये। शायद थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती हैं, तो शायद आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, बट डेफिनेटली राखी को बोलिएगा कि ज्वाइन करे, एकदम से आराम से ज्वाइन करें। बिकॉज कई बार टेक्निकल टर्म्स होते हैं तो शायद वो आप समझ नहीं पाते। कोशिश होती है कि हर कोई को समझ में आए। जो हमारा टॉपिक होता है वो ऐसा होता है कि जो भी कुछ राइटिंग के बारे में समझना चाहे तो समझ सकता है, बट डेफिनेटली देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स ये जो शायद समझना मुश्किल होता है। नहीं सर, वो ज्वाइन करेगी सर। बिल्कुल, आप लोग जुड़े रहिए और इस तरीके से आप लोग सीखते रहिए। तो एडमिन टीम, एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज तो सर हम लोग अब हम लोग नए साल में मिलेंगे काफी सारी एक्टिविटीज के साथ। हाँ प्लीज, यस प्लीज जसपाल। चैट बॉक्स में है, इलिजिबल राइटिंग पर्सन विद बिग हैंडराइटिंग विल ब्रेक लॉस टू अचीव देयर गोल्स, ऐसा पूछ रहे हैं बाय द नेम ऑफ। ओके, एक सेकंड, किसका क्वेश्चन है? अंजना। इलिजिबल राइटिंग पर्सन विद बिग हैंड राइटिंग, इलिजिबल विद ब्रेक, they can break laws, yes, at times yes, law break कर सकते हैं, बट उसमें उनका देखना ये पड़ेगा कि उनका सोसाइटी के साथ में जो लेफ्ट साइड मार्जिन है वो कितना स्ट्रेट है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन केयरिंग फॉर सोसाइटी कितना होता है उसमें। लॉ ब्रेक का जो टेंडेंसी है दैट इज डिपेंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मार्जिन, कि मार्जिन की डिपेंडेंसी कितनी है या उनकी क्लोजनेस कितनी है ना, वो किस तरीके से, तो उनका रूल ब्रेकिंग आप पता कर सकते हैं कि अगर दे कैन ब्रेक रूल्स और नॉट। ओके सर, आप पैटर्न की बात कर रहे थे, आप पैटर्न देंगे, वो आप ग्रुप में देंगे या आप अभी बताएंगे? ओके, हाँ, पैटर्न्स आपको किस लिए चाहिए था? सर यही आपने जो इसी ट्रेड के लिए आपने कहा था 15 डेज तक दैट वी कैन प्रैक्टिस एज अ न्यू ईयर गिफ्ट। ओके, वेरी गुड। आपको एक और फाइन मोटर्स के लिए, अगर जिन बच्चों के इश्यूज होते हैं उनके लिए थोड़े से पैटर्न्स ही आप ये बॉक्स बना के उसमें लेटर्स लिखवा सकते हैं। जिन बच्चों के भी या जिनके फाइन मोटर्स के इश्यूज हैं, जिनकी राइटिंग में क्लैरिटी नहीं है या फाइन मोटर्स का इश्यूज हैं, आप उनको ऐसा बॉक्स वाले जो बुक्स आती है ना, जिसमें ये मैथ्स की बुक्स आती है, इसमें आप इसमें बॉक्स में लिखवा सकते हैं, तो उनके मोटर स्किल्स अच्छे हो सकते हैं। क्या बिग ग्राफ बुक्स आती है सर?
हाँ, जो आपका बुक्स आती है ना, जो अपना वो बहुत बड़े बॉक्स होते हैं उसमें, या तो उसके राइटिंग के अकॉर्डिंगली आप बॉक्स बना सकते हैं, बिकॉज दैट बॉक्स सर स्मॉल बॉक्स बुक भी आती है, वो स्मॉल ट्रैफिक वगैरह के लिए यूज होती है। हाँ, स्मॉल बॉक्स कर सकते हैं, या ग्राफ पेपर पे भी अगर लिखना चाहें तो वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ग्राफ पेपर पे भी करेंगे तो आपका फाइन स्किल्स अच्छा हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी अच्छी होगी, आप लोग सारे लोग पैटर्न्स कर सकते हैं। ओके, आपको रिलीज करने के पैटर्न्स मुझे देने हैं। सर आपने जो सर्कल वाला पैटर्न दिया था उसके अंदर इवन यू सेड यस टू दैट। सर अगर सर्कल को ऊपर से ना स्टार्ट करके नीचे से स्टार्ट करा जाए, कोई इस तरह की हैंड राइटिंग हो कि नीचे से सर्कल स्टार्ट करके नीचे खत्म करा जाए। सर्कल व्हाइल मेकिंग, सर व्हाइल मेकिंग ओ, अगर हम ओ लिखते हैं तो ऊपर से ना स्टार्ट करके ओ को उल्टा बनाया जाए, नीचे से स्टार्ट करा जाए। नहीं उल्टा, आप कौन बोल रहे हैं, नाम आपका बताइए प्लीज। सर रीना जैन। नहीं, सर्कल आप ऐसा उल्टा बनाएंगे, ये वाला? सर नीचे से स्टार्ट करा जाए। हाँ, मतलब ऊपर से स्टार्ट ना करके नीचे से स्टार्ट करके नीचे एंड हो तो ओपन, ये ओपन हो जाएगा ना नीचे, तो ड्रेनेज आ जाएगा इसमें, और ये रिलीज ओपन नहीं होगा सर, बंद हो जाएगा वो। मतलब जैसे हम लोग जनरली ओ लिखते हैं, ऊपर से ओ को स्टार्ट करते हैं, अगर नीचे से ओ बनाना स्टार्ट करा जाए, हाँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? जसपाल आप आंसर करोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का फॉर्मेशन आएगा, तो इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर ना ये अगर क्लॉकवाइज कर दिया तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आपने उल्टा अगर किया, इट हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलर जितने भी मूवमेंट हैं, मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो आप आगे की तरफ जा रहे हो, व्हेन यू आर ओवल्स राइटिंग तो एंटी क्लॉकवाइज में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। वो जो है ना, एंटी क्लॉकवाइज इज ओके। हाँ, सॉरी, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज इज, हाँ जो क्लॉकवाइज जो नीचे से होगा ना उसका रिलीज हो जाएगा, तो उसमें आगे जाके हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस ज्यादा होंगे। So then you mean to say that we should write O in anti-clockwise? Anti-clockwise. Always. Yes, because आपका अर्थ का रोटेशन है उसके हिसाब से उसका है पूरा, उसके पीछे साइंस है। Why you have to write on this anti-clockwise? Because अर्थ का रोटेशन के हिसाब से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा। Okay, thank There are you. certain magnetic field, जब आप लिखते हो ना तो ब्रेन में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। There are lots of alignment with your brain, with your north pole and south pole, और आपका फाइन मोटर एक्चुअली डिफाइन वहां से होता है। तो आप अगर आप उल्टा लिखोगे ना तो ब्रेन में केमिकल सिक्रीशंस वीक हो जाएंगे, तो उसमें आपकी हेल्थ इश्यूज इफेक्टेड होगी अगर ऐसा लिखोगे। सर एक बार दोबारा ड्रॉ करके बता देंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ना, मतलब जनरली आप ओ लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि लिखने में आपको मतलब लेफ्ट टू राइट इज एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और ये होता है क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की दिशा में जो करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे। तो जब ओ लिखते हैं, जब ओल आप लिखोगे ना, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये आपका रिसेप्टिव एनर्जी हो जाता है। अगर ये इस तरीके से लिखने में आपको दिखेगा नहीं ऐसा, आपको रिटन में मतलब आपको बहुत फाइनली देखेंगे ना, माइन्यूटली, तो समझ में आएगा। नहीं सर, अगर नीचे से स्टार्ट करके भी अगर वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में ही जा रहा है, मतलब वो नीचे से स्टार्ट होके पहले राइट हैंड साइड आप जाके देन लेफ्ट से आकर के उसको लूप को कंप्लीट करता है, वो ओ को एंटी क्लॉकवाइज जाके एंटी क्लॉकवाइज करता है, नीचे से खुला रखता है ऐसा? नहीं, नीचे से बंद है, लेकिन नीचे से जो फॉर्मेशन स्टार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड ना जाके राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज वे में ही जा रहा है वो। मतलब हम उसे लेफ्ट हैंड साइड से ना लेके राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर रहे हो आप? ऐसे कर रहा है? यस सर। नहीं, वो नीचे से जब ऊपर जाएगा ना, तो उसका जब नीचे से ग्रेविटेशनल पुलिंग जो होगी ना, इट हैज टू बी टुवर्ड्स ग्रेविटी, बिकॉज अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, उसमें भी उसका हार्ट पंपिंग पे इफेक्ट आएगा, और उसको घबराहट या इस तरह की चीजें ज्यादा होगी। किसी को देखा है आपने ऐसा, ये ऐसा कोई लिखता है? हाँ सर, मैंने देखा है। बच्चा पढ़ने में वीक हो सकता है, बहुत हाइपर हो सकता है, मे बी चांसेस ऑफ ADHD हो सकता है, हाइपर एक्टिविटीज हो सकती है चीजें। ओके, अभी तो बहुत छोटी एज है, तो सर प्रोबेबली इतना आइडिया भी नहीं हुआ होगा। नहीं, तो छोटा बच्चा अगर है तो उसका प्रैक्टिस चेंज कराइए, उसका फॉर्मेशन चेंज करिए, है ना। छोटा अगर बच्चा तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए, इस तरीके से कराइए कि ऊपर से स्टार्ट करे। सर अगर नंबर में भी वो ऐसे 0 लिखता है तो नंबर में भी 0 इसी तरह से ही जाता है, वो वाली फॉर्मेशन है। तो एनी ऑफ द फॉर्मेशन, कुछ बच्चे ऐसा 5 लिखते हैं। आपको और दूसरी चीजें बताऊं, सम पीपल राइट 5 लाइक दिस,
नीचे से 5 लिखते हैं, द सेम मीनिंग है इसका, 5 नीचे से लिख के फिर ऊपर लिखते हैं ऐसा। गॉट इट सर। ऐसा आपने देखा ना, नीचे से लिखना है, ये ऊपर से नीचे आना चाहिए, इट हैज टू बी टॉप टू बॉटम। ये हम सारा कुछ पैटर्न्स में डिफाइन करते हैं, हमारी पूरी क्लासेस है, अगर जिनको करना है ग्राफो पैटर्न में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स का मीनिंग क्या होता है और आपके वो कॉग्निटिव एबिलिटी को कहाँ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ग्राफोलॉजी इज बेस्ड ऑन पैटर्न्स बेसिकली, देयर इज नो एनी लेटर एनी फॉर्मेशन, बेसिकली एवरीथिंग बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न, है ना, ओवल फॉर्मेशन, स्टैंडिंग फॉर्मेशन, तो उसका सारा कुछ मीनिंग है, राइट सर। ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपको। So one question, sir. So Please. you said that you'll be sharing the amygdala refreshment, no? How to refresh your amygdala? एमिगडाला, हाँ, वो मैं एक सेकंड में आपको पैटर्न देना है, 1 सेकंड। वो आपको पैटर्न जो करना है मैं आपको जस्ट अभी शेयर करता हूँ। आपको 2 लाइंस पे लिखना है, इस तरह का आर का फॉर्मेशन करना है, ओके। 3 टाइम्स आर एंड ये वाली टेल ऊपर की तरफ जाएगी। दिस इज बेसिकली रिलीजिंग फॉर्मेट है ये। यू हैव टू मेक 3 आर एंड लास्ट वाला जो है वो ऊपर आपको यू हैव टू रिलीज दैट, दिस इज रिलीज। तो इसमें आपके ग्रजेस ये 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, एनी ऑड नंबर्स यू कैन राइट इन एनी ऑड नंबर्स, 3, 5, 7, 9 कोई भी, और सॉरी 3 के मतलब ऑड नंबर्स, मतलब 3, 5, 7, 9 कुछ भी आप कर सकते हैं, इवन नहीं करना, ऑड करना। सर 15 डेज तक दिखा दीजिए रेगुलरली, ये ऐसा होगा 15 डेज और 1 महीना करिए, मिनिमम 1 महीना करना है, बट 15 डेज में आपको इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे। पैसा आना चालू हो जाएगा, पैसा आना चालू हो जाएगा, पैसा स्टोर होना चालू हो जाएगा, लड़ाइयां कम होंगी फैमिली मेंबर्स के साथ में, बॉस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। कोरोना जो सेकेंड कोरोना का इसमें इफेक्ट कम होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, दिस इज प्रूवन, आई एम वेरी मच अवेयर। तो सेकेंड जो लेफ्ट सर ये इमोशनल रिलीज करेगा, इमोशनल रिलीज करेगा, आपकी इम्यूनिटी बेटर करता है, आपको आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपका फॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगा, ये डबल लाइन में करना है बट इस तरीके से आ जाएगा फॉर्मेशन, ठीक है, गॉट इट। ये टेल ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, जितना भी ऊपर जाएगा आपकी लंग कैपेसिटी। मुझे मनी का तो कुछ बैग वैग, सर मिनिमम 1 पेज विल बी इनफ फॉर अ डे। यस 1 पेज, 10-15 लाइन और 1 पेज, ओके। और मुझे प्लीज बताइए, ये सबके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है, तो सारे लोग लिखे। यस, एनी क्वेश्चन चांदनी? सर न्यू ईयर में सब अमीर होके आएंगे अभी। अब अमीर है, अभी भी अमीर है। चांदनी आप कुछ पूछना चाहते हैं? ज्यादा अमीर होकर आएंगे। चांदनी जी, गुड वन। वन क्वेश्चन प्लीज। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, आप कुछ पूछ रहे हैं? हेलो सर। यस सर, दीपा दिस साइड। सर मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना है। देयर इज अ सम लेडी सर, उसका ना इशू बहुत आ रहा है हेल्थ को लेकर, और ना थोड़ा सा ऐसा लगा कि उसकी फैमिली में ग्रजेस हैं, उसके हस्बैंड ने, वो उसने मुझे बताया उसके हस्बैंड ने कुछ मंत्र वंत्र कर रखा है, और उसकी हेल्थ इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो रही है ना कि जैसे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, हेयर फॉल हो गया, चेहरा इतना हो गया। एक सेकंड, तो उसके लिए पैटर्न हम दे सकते हैं? ये बिल्कुल दे सकते हैं, नहीं उसके लिए ये दे सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, बट बाकी कुछ पर्सनल है डाउट्स तो आप बिल्कुल बोलिए। और बेसिकली सब रिच है, आप 5 बजे की वेबिनार को आप 5:30 तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो मतलब एवरीवन हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस, तो वो आपका वो आपके रिचनेस की निशानी है डेफिनेटली, अदरवाइज तो लोग बोर हो जाते हैं वेबिनार में, और जब पढ़ाई की बात होती है तो पैटर्न को 2 शीट पर भी लिख सकते हैं अगर लाइक इफ वी गेट बात कर रही हूं बाय विजडम से रेट। क्या बोल रहे हैं? 1 सेकंड, 1 by 1। यस, क्या बोल रहे हैं आपने? क्या बोला? 1 शीट पे साइड इफेक्ट नहीं, कि अगर 2 शीट्स पर लिखा जाए तो कोई उसमें कोई हार्म तो नहीं रहेगा ना, सपोज अगर उसको लिखते। हाँ, जितना भी लिख सकते हैं, ज्यादा लिखेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज्यादा अगर आपने लिख लिया, 2 पेज भी लिखा है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट मिनिमम 10-15 लाइन्स होनी चाहिए, 1 पेज होना चाहिए मिनिमम, ओके।
चलिए ओके, थैंक यू, विश यू ऑल हैप्पी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम बढ़िया बढ़िया से 2021 में मिलेंगे ग्राफोडायल में। बाकी हमारी वेबिनार्स हैं अभी इस साल में, काफी सारे वेबिनार्स हैं। सर एक बार तो फिर ग्राफोडायल में दिखा दीजिए प्लीज, बॉक्स एक बार फिर दिखा दीजिए, बॉक्स राइटिंग की स्लाइड, बॉक्स राइटिंग, बॉक्स राइटिंग की स्लाइड। सर बॉक्स राइटिंग डबल लाइन ही है ना, मतलब नहीं, बॉक्स राइटिंग ये वाली है, मतलब छोटे बॉक्स बनाना है, उसमें आपको ये ओवल लेटर्स इस तरीके से लिखने हैं। क्लियर है? मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा बॉक्स राइटिंग, नो वरीज। तो ये कितना लिखवाना है बॉक्स राइटिंग? जितना लिख सकता है, एक पेज लिखना है, मिनिमम एक पेज लिखना है और 15-20 दिन तक लिखना है। और यही लेटर लिखने हैं? नहीं, नॉर्मल कोई भी लेटर्स लिखने हैं, बॉक्स में लिखने हैं। जो ओवल जो होगा वो बॉक्स में लिखना है, जो उसके जो ओवल्स है ना वो बॉक्स में आ जाएंगे। बेसिकली उसको डिसिप्लिन आ जाएगा, वो है ना, जो फाइन मोटर्स में डिसिप्लिन आ जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा, उसका फाइन मोटर्स का इश्यूज है या जो बेसिकली ये हैंड, फिंगर्स एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए है। कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस करा सकते हो और जितना भी उसका रिजल्ट है डेफिनेटली शेयर करिए ग्रुप के साथ में, कितना फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप पूरा डेटा रखिए उस पर। सर आपने जो सर्कल वाला पैटर्न बताया था, सर्कल वाला जो आपने Yes. पैटर्न दिया हुआ है, उसके साथ में इस वाले आर वाले पैटर्न की प्रैक्टिस की जा सकती है ना, दोनों करे जा सकते हैं। सर्कल वाला पैटर्न कौन सा? सर आपने सर्कल बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, आपने सर्कल्स बताए वो थे, बड़े पैटर्न नहीं साइज का, है। फिर छोटा। हाँ, उसके साथ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये पैटर्न नहीं है, ये जो क्लॉकवाइज, तो ये तो क्वेश्चन था किसका ना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न नहीं है। हाँ, दैट वाज क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बाकी कोई भी डाउट है तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर है, आप मिलते रहिए, मेरा नंबर है, आप कभी भी मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू, विश यू हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।